बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और एपिसोड शुरू करते हैं। वो इसी काबिल है। रईस खफ़ा था। हराफा ने चंदा का सर तकरीबन फाड़ ही दिया था। नहीं यार, इसने हमारी मदद भी की थी। हम इसे यूँ बेयारो मददगार रबनवाज का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम क्या कर सकते हैं यार? मेरे तेरे पास चाकू भी नहीं है और इन्हें देख। मैंने देखा कि चारों ने जीप के अंदर से असला निकाल लिया था। एक के पास छोटी नाल वाली क्लाशनकोफ थी, एक के पास चाइना गन थी और दो के पास मकामी साख्ता शॉट गनें थी। वो चारों शॉपिंग सेंटर के दरवाजे की तरफ लपके। मुसल्लह लोगों को आते देखकर पब्लिक में भगदड़ मच गई थी। जिसका मुंह जिस तरफ उठा वो भाग निकला। जब से असले की फरावानी हुई थी, इस किस्म के मनाजिर आम देखने में नजर आते थे। मुसल्लह ग्रोह के तसादुम में आवाम के मारे जाने के वाक़यात होते थे, लिहाजा असलाह की झलक देखते ही अब लोग जान बचाने की फ़िक्र किया करते थे। रईस, तू अलग हो जा, बल्कि अंदर जाकर राइफ़ल ले आ। गाड़ी पीछे खड़ी है, मगर सामने मत आना, मैंने रईस से कहा। और इससे पहले वो मुझे रोकता, मैं सड़क क्रॉस कर रहा था। दो गाड़ियों के ड्राइवरों ने ज़ाती महारत से काम लेकर मुझे बचाया था और एक वैन के नीचे आने से मैं सिर्फ इसलिए बच गया था कि अभी मेरी कज़ा नहीं आई थी। जीप के ड्राइवर की सारी तवज्जो शॉपिंग सेंटर के दरवाजे की तरफ थी, लिहाजा जब मैं इसके बराबर वाले नशिस्त पर बैठा तो इसे खासी ताख़ीर से इल्म हुआ। और जब इल्म हुआ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा था। मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा, वो कराह कर झुका और दूसरा हाथ खाकर स्टीयरिंग पर सर रख कर एंटा गफिल हो गया था। मैंने जीप की चाबी निकाली और दूसरी तरफ कूद गया। माले गनीमत में ड्राइवर की जेब से एक पिस्टल भी मिला था। माल रोड इस वक्त खवा से खवा छलने का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन असला बरादरों को देखते ही सब गायब हो गए थे। हत्ता के दुकानों और शॉपिंग सेंटरों के सामने जो गार्ड्स या पुलिस वाले नज़र आते थे वो भी गायब थे। इसलिए किसी ने मुझे ड्राइवर को बेहोश करके और इसकी जेब से पिस्टल निकालते नहीं देखा था। शॉपिंग सेंटर के लोग निकल कर बदहवासी में फ़रार हो रहे थे। मैं किसी आम से गाहक की तरह शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुआ। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो कुछ लोग मारे जा चुके थे, किसी पर फायर हुए थे और कोई वैसे करा रहा था। फायर किस पर हुए थे? मैंने पूछा। उमर पर, इसने कहा, लेकिन इसका पाँव ज़ख्मी है। असल निशाना तो मैं थी, अभी दो बाकी हैं। मैंने कहा, पिस्टल चलाना जानती हो? दो नहीं, एक। जिसने उमर पर गोली चलाई थी इसे अपने हाथ से मार चुकी हूँ। तुमने देखा मेरा नन्ना सा रिवाल्वर, मगर वो भाग दौड़ में गिर गया। इसे भी इस्तेमाल करके देखो। मैंने पिस्टल इसकी तरफ सिर्फ बढ़ाया ही दिया। दुश्मन स्याह की चुताही नफरी काम कर आ गई थी। अलबत्ता वो वाहिद ही ज़्यादा ख़तरनाक हथियार से मुसल्ला था। इसने इसके बदले या इसके बारे में पता भी नहीं था कि वो था कहाँ। ऐन मुमकिन था कि वो अचानक सामने आ जाता या अब फ़रार होने की कोशिश कर रहा हो। ये भी मुमकिन था कि वो किसी ताक झाक में बैठा हो, आर्ट से निकलते ही मारा जाता। मुझे ज़्यादा ख़तरा पुलिस से था। फायरिंग का आगाज़ हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। पुलिस को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए आना ही था। मैंने दुआ की कि या अल्लाह, तुम अकेले रह गए हो, पुलिस आगे तो चूहे की तरह उड़ा लिए जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। इसने जवाबन कहा। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो दाखिली दरवाजे से ज़रा दूर बुक कॉर्नर के कहीं कोने में जाकर दबका था। चलो तसीफ़ा कर लेते हैं, मैं तुम्हें निकलने का मौका देता हूँ, तुम मुझे जाने दो। मैंने तजवीज़ पेश की। पहले तुम जाओ। वो बोला, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, तो मेरे सर में सुराख करने के लिए बेचैन हो गए हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है ही नहीं। तुम जाओगे तो मैं तुम्हें बिलावजह कत्ल करने की कोशिश नहीं करूँगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। शाइस्ता ने मेरे कार में सरगोशी की। इस जगह से निकलने का एक और रास्ता भी जो शॉपिंग सेंटर के मैनेजर के कमरे में से होकर गुजरता है, हम वहाँ से निकल सकते हैं। मौका से फ़ायदा उठाकर वो मुझ पर ही लेटी हुई थी। मुझे हैरत थी कि साड़ी में होने के बावजूद इसने इतनी भागदौड़ कैसे कर ली। इसके बेहद चिस्त ब्लाउज़ में पिस्टल आया कैसे? लेकिन फिलवक्त मुझे यहाँ से निकलने की ज़्यादा फ़िक्र थी। मैंने इससे इत्तफ़ाक़ किया, तुम्हारा साथी कहाँ है? इत्तफ़ाक़ से वो हंगामे से फ़ायदा उठाकर मैनेजर के कमरे में घुस गया था। वहीं हो। ओके, लेकिन पहले तुम मुझसे तो हटो। वो खफीफ से होकर उठी, बल्कि ज़रा सिरक गई। इस वक्त खड़ा होना फौत होने के मुतरद था। वो ज़मीन पर रेंगती हुई आगे जा रही थी और इसमें से अकब में था। इसे मालूम था कि मैनेजर का कमरा कहाँ है। ये मेन काउंटर के अकब में था। हम मुख्तसर से रास्ते से गुजरे। साड़ी में होने के बावजूद शाइस्ता तेज़ी से सिरक रही थी। पहले वही मैनेजर के कमरे में दाखिल हुई। जब मैं अंदर घुसा और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो वो ज़ख्मी नौजवान को देख रही थी। गोली इसकी रान को उधेड़ गई थी। ज़ख्म गहरा था और अब तक खून रस रहा था। कैसे हो तुम? शाइस्ता ने जिस बेकरारी से कहा था, इससे मुझे इन दोनों के ताल्लुक़ का कुछ अंदाज़ा हुआ था। नौजवान शाइस्ता को देखकर बिलावजह मुस्कुराने लगा। तुम चल सकते हो? मैंने पूछा। कोशिश कर सकता हूँ, अगर कोई सहारा दे। इसने शाइस्ता की तरफ देखा। शाइस्ता ने फ़ौरन इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, मगर इसका वज़न खासा था। मैंने शाइस्ता से इसे ले लिया। बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। मैंने शाइस्ता से कहा। इसकी साड़ी का पल्लू बाजू पर लटका हुआ था। इसे बदहवासी में एहसास ही नहीं था। वो आगे भागने के अंदाज में चलने लगी। मैनेजर के कमरे का अकबी दरवाज़ा एक गैलरी में खुलता था। गैलरी एक मुख्तसर सहन में खुल रही थी और वहीं से बाहर जाने का रास्ता था। कुछ मुलाजिम नुमा लोग डरे सहे वहाँ मौजूद थे। हमें मुसल्ला देखकर इन्होंने फौरी तौर पर रास्ता छोड़ दिया। बाहर आम सी गली थी। यहाँ पर लोगों ने अपनी कारें पार्क कर रखी थी। शॉपिंग सेंटर के सामने वाले हिस्से में खासा घूमकर जाना पड़ा। उमर ज़ख्मी टांग के साथ में मुश्किल बाहर तक आया। अमलन इसका सारा बोझ मैंने ही संभाल रखा था।
इसे एक कार से टिका कर मैंने शाइस्ता से कहा, तुम जाकर अपनी कार ले आओ, मैं वही हिचकिचाई, तुम ले आओ। ओके लाओ चाबी दो। इसने अपने मुख्तसर से हैंडबैग से चाबी निकाल कर मुझे दे दी। मैं घूमकर सामने वाली सड़क पर आया, वहाँ जीप और इसका ड्राइवर मौजूद था। शॉपिंग सेंटर में बच जाने वाला वाहिद गाजी अगर अंदर नहीं था तो फ़रार हो गया था। मैंने इत्मीनान से मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला, इसे स्टार्ट किया और घूमकर अकबी गली में आ गया। शाइस्ता ने कार रुकते ही दरवाज़ा खोला और पहले उमर को अंदर किया, फिर ख़ुद भी कार में घुस गई। बस अब निकल चलो, इसने मुस्तरिब लहजे में कहा। मैंने दूसरी सड़क से कार मोड़ ली। ऐन मुमकिन था कि यहाँ रबनवाज के और कुत्ते मौजूद होते। कोशिश के बावजूद मैं रईस को तलाश नहीं कर सका था। इस जगह से खासी दूर निकल कर और ये इत्मीनान करके कोई ताक़ुब में नहीं है, मैंने शाइस्ता से पूछा, अब कहाँ जाना है? मॉडल टाउन। तुम चलो, मैं रहनुमाई करती हूँ। मैंने अकबी आईने में देखा, पहले तुम अपनी साड़ी दुरुस्त कर लो। इसने झींप कर पिल्लू दुरुस्त किया। ये रबनवाज के आदमी थे, मैंने अकबी आईने में देखा था। सड़क फिल वक्त तो साफ़ थी, तुम्हारे पीछे कैसे लगे? बस मैं नहीं जानती। वो नर्वस हो रही थी, कितनी ही दिलेर सही थी, औरत तो है ना। ऐसा कश तो खून देखकर अच्छे खासे मर्दों की हालत ख़राब हो जाती है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मेरा अंदाज़ा है कि तुम गाड़ी की वजह से इनकी नज़रों में आए। ये कार मुझे रबनवाज ने दी थी। बाद में मैंने इसे कहा, मैंने कार देकर इसकी जगह एक पेजारो ले ली थी, कार में मैं नहीं बेची थी, और अब तुम इस पर घूमती फिर रही हो। मैंने तंज़ किया, तुमने रबनवाज को अहमक समझा है? मैं समझती थी कि वो 5 साल पुरानी इस बात को भूल गया होगा। रबनवाज शैतान है, इसे सब याद रहता है। शुबह है कि तुम्हारा ठिकाना भी इसकी नज़र में होगा। नहीं, इस बार शाइस्ता के लहजे में एतमाद था। ये इत्तफाकी वाक़या है, लेकिन रबनवाज को मेरे मौजूद ठिकाने का नहीं मालूम। मुमकिन है जल्द तुम्हारी खुशफहमी भी दूर हो जाए, मैंने खुश्क लहजे में कहा। इसी लम्हे मेरे मोबाइल में रिंग थी। रईस था दूसरी तरफ। नासिर, तू कहाँ है यार? मैं तुझे मर्सिडीज़ में जाते देखा था। मैं शाइस्ता के साथ मॉडल टाउन जा रहा हूँ, वहाँ इसकी रिहायश है। लानत भेज इस पर, चंदा सख्त खफा है। चंदा को मैं मना लूँगा, मैंने कहा। तू आधे घंटे में मुझे रिंग कर। फ़ोन बंद करके मैंने शाइस्ता से रास्ता दरियाफ्त किया। बस पहुँच गए। ये अगली गली में ले लो, दाएँ तरफ दोस्तरा बंगला है। ये हल्के नीले रंग का बंगला था, जिसके गिर्द ऊपर 4 दीवारी थी। मेन गेट पर बारूदी गार्ड था, जिसके पास GSM थी। इसने गौर से कार का मुआयना किया, मगर इस वक्त तक गेट नहीं खोला, जब तक शाइस्ता ने खिड़की से अपनी सूरत दिखाकर गेट खोलने का इशारा नहीं किया। मैं कार ले जाकर पोर्च में रुकी। शाइस्ता ने बाहर निकलकर नौकरों को आवाज़ दी और मुझे इशारा करती अंदर की तरफ बढ़ी। रास्ते में इसने नौकरों को एहतियात से उमर को अंदर लाने का हुक्म दिया। लिविंग रूम जैसे एक कमरे में आकर इसने फ़ोन पर किसी डॉक्टर रबीना से रब्ता करके इसे फ़ौरन आने को कहा। इसकी ठाट बाट देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कितनी ही शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी। अचानक इसने इतना सब कुछ बना लिया और पूरी बेख्याली से इस बंगले में रह रही थी। इसी इसना में नौकर उमर सिद्दीकी उठाकर अंदर ले आए थे। शाइस्ता ने इसके ज़ख़म से ब्लड को रोकने के लिए रास्ते में अपना रुमाल इसकी रान के ऊपर हिस्से में रख कस कर बांध दिया था। वो बाहौसला जवान था और इतना ज़ाया हो जाने के बावजूद होश में था और मुस्कुराकर उल्टा शाइस्ता को तसल्ली दे रहा था। इसकी उम्र बमुश्किल 25-26 साल होगी, यानी शाइस्ता इससे कम से कम 15-16 बरस बड़ी थी। मगर मैं महसूस किए बगैर न रह सका कि उमर इससे मोहब्बत करता है। गालिबन उमर ने ही शाइस्ता को रबनवाज और प्रोफेसर हाशिम रज़ा वो सब सबूत फराहम किए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर रबीना आ गई और वो उमर सिद्दीकी को अंदर ले गए। मैं अकेला रह गया था। मुझे ख्याल आया, मैंने मोबाइल पर रबनवाज का नंबर मिलाया। शालम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, वो मोहतात अंदाज में बोला। तुमने जो 2 कुत्ते रवाना किए थे वो अब तक दम कुटा कर वापस आ चुके हैं, मैंने तंज़ किया। इनकी लाशें इस वक्त नहर में सफ़र कर रही हैं, इसने सुकून से कहा। चलो खस कम जहाँ पाक, ये बताओ कि मोइनुद्दीन के गोदाम का क्या बना? वो नज़र आतिश हो चुका है। हाल ही में मोइनुद्दीन की 2 करोड़ की शराब की खेप आई थी, वो इसी गोदाम में थी। तुम चाहो तो आज का अखबार देख लो। परसों रात को 4 बजे मेरे आदमी ने गोदाम को आग लगा दी थी। वो बोला, गुड रबनवाज, अगर तुम इसी तरह फरमाबरदारी से मेरे हुक्म की तामील करते रहे तो तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। अब तुम ऐसा करो कि तावान के तौर पर फरीद अवासी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा करा दो। इसका नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन जहनी सदमा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शाह आलम दुश्मनी के इस चक्कर को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। छेड़ हमेशा तुम्हारी तरफ से होती है, मैंने इसे याद दिलाया। फरीद अवासी सिर्फ मेरा वकील है, बल्कि अब वो वकालत भी नहीं कर रहा मेरी। अदालत कई केसों में मुझे मफरूर करार दे चुकी है। मुझे अदालत में अपने मुकदमात की पैरवी करनी भी नहीं आती। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू भी जा चुका। रबनवाज ने बेजारी से बोला, क्यों मुझे रोगे बनकर चिमट गए हो? तुम्हारी वजह से दिलनवाज का एक पैर ज़ाया हो गया है। मैं इस बात को कोशिश के बावजूद भूल नहीं पा रहा। अब्बासी वाली हमाकत भी इसी वजह से हुई थी। रबनवाज, मैं बता दूँ कि अब हमाकत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस किस्म का कोई वाक़या हुआ तो मैं अपनी धमकी पर अमल करने पर मजबूर हो जाऊँगा। शाइस्ता कहाँ है, ये बात तुम ज़्यादा बेहतर जानते होगे, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और फ़र्ज़ करो कि जानता भी हूँ तो क्या तुम्हें बता देता? रबनवाज को किसी ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया था। इसका लहजा शिकस्त खोरदा था। अगर तुम शाइस्ता को जानते हो तो इसे बता दो कि वो ज़्यादा दिनों में मुझसे महफूज नहीं रहेगी। जब भी मेरे हाथ लगी वो बात अधूरी छोड़कर हाँफने लगा। अगर मैं भी मर गया तो मेरे ख़ानदान वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात मलकानी खुद भी जानती होगी। मुमकिन है वो मुल्क से जा चुकी हो। नहीं, वो इसी शहर में है। मेरे आदमियों ने इसे देखा,
वो इसे तलाश कर रहे हैं। मैंने सोचा और कहा, रब नवाज़, अगर तुम इसके हाल पर छोड़ दो तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ मौजूद सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर दूँगा। वाकई इसके अंदाज में बेयकीनी थी। हाँ वाकई, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ और काम भी लेने हैं। मैं एक और जगह का पता बता रहा हूँ। यहाँ पर मोहिद्दीन ने नाजायज़ कब्ज़ा करके कारों का शोरूम बना रखा है। यहाँ चोरी की गाड़ियाँ नई नंबर प्लेटों और कागजात के साथ बिकती हैं। तुम इस शोरूम का वही हाल करो जो इससे पहले शराब के गोदाम का किया है। मैं ये काम नहीं कर सकता। रब नवाज़ ने जल्दी। गोदाम तो रात की तारीकी में खामोशी से तबाह कर दिया गया था, मगर शोरूम का मामला दूसरा है। एक तो ये मसरूफ़ कारोबारी इलाके में है, दूसरे इसकी हिफाजत भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है। रब नवाज़, बेशक ये जगह प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, तुम्हें इसे तबाह करना ही पड़ेगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम इनकारी पोजीशन में नहीं हो। मैं इनकार नहीं कर रहा, ये काम मेरे बस से बाहर है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कौन सा काम तुम्हारी औकात से बाहर है और कौन सा नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। चौथे दिन मैं ये सबूत पोस्ट कर दूँगा। शालम, तुम मुझसे इस तरह धमकी देकर काम नहीं करा सकता। रब नवाज़ ने कहा, मैं तुमसे हर तरह से काम करा सकता हूँ। मैं हंसा, क्योंकि तुम्हारी दुम पर मेरा पाँव है। बस इतनी बात याद रखो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसी लम्हे बेल बजी। मैंने कॉल रिसीव की। रईस था। नासिर, तुम मुझे मरवाएगा। इसने बरहमी से कहा, नीलम से हम पहले झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से चंदा भी नाराज़ है। तू जाने की तैयारी कर। मैंने कहा, फ़ोन चंदा को दे। चंद लम्हे बाद चंदा लाइन पर थी। नासिर, क्या हमाकत है, वो एक बार हमें धोखा दे चुकी है, तुम फिर इसके चक्कर में आ रहे हो। चंदा के लहजे में बरहमी थी। मेरा ख्याल है रईस तुम्हें सारी सूरत हाल बता चुका है। शाइस्ता के साथ जाने की एक वजह और भी है, वो ये कि उमर सिद्दीकी इसके पास ही है। ये शख्स न सिर्फ प्रोफेसर हाशिर रज़ा के प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, बल्कि मुझे शुबा है कि ये लाल हवेली के बारे में भी जानता है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। कम से कम रईस को तो साथ रखते। चंदा, मैं रईस को इन मामला से अलग करना चाहता हूँ। कल रईस और नीलम की फ़्लाइट है। यहाँ के मामला हमें निपटाने हैं। ऐसा करो कि किसी और होटल में कमरा किराए पर ले। फ़ोन रईस को दो। हाँ क्या बात है? रईस बोला, तुम नीलम हाउस जाकर और वहाँ से बिला वजह मत निकलना। नीलम को मेरे बारे में मुतमईन कर देना। अच्छा भाई, जैसी तेरी मर्ज़ी, मगर सब कुछ अकेले मत करते रहना। चंदा को साथ रखना। मोबाइल बंद करके मैं पलटा तो शाइस्ता वहाँ मौजूद थी। इसने लिबास बदल कर एक ढीला से लिबास पहन लिया था, जिस पर इसके बदन की दिलकशी एक नए अंदाज में सामने आ रही थी। मैं जितनी बार इसे देखता था मुझे एतराफ़ करना पड़ता था कि इतनी खूबसूरत बदन औरतें मैंने कम ही देखी थी। इसने मुझे क्या मुँह दिखाया था, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं था कि मैं इससे मोहब्बत में मुब्तला हो गया था या इसकी तलब में बेकरार था। अपने लंबे घने बालों को जोड़े की सूरत देती सामने एक मेज़ पर बैठ गई थी। बैठो शाह आलम, इसने कहा। मैं इसके सामने सोफे पर बैठ गया। इसी लम्हे एक मुलाजिम लड़का मुख्तसरी ट्रे महक और भाप उड़ाती काफ़ी ले आया। इसने पहले मेरे सामने ट्रे की। मैंने कप उठा लिया। फिर इसने शाइस्ता की तरफ काफ़ी दी। लड़के को मेहमानदारी के अदाब आते थे। कॉफ़ी लो, फिर खाना लग रहा था। शाइस्ता बोली, नहीं शुक्रिया, मैं वापस जाऊँगा। मैंने सब कुछ इतनी जल्दी किया है कि कुछ देर में मेरे साथ नहीं रहोगे, इसने मानी खेज अंदाज में कहा और काफ़ी का सिप लेकर कप तपाई पर रखने के लिए ख़ास अंदाज से आ झुकी। मैंने घबरा कर इस पर नज़रें हटा ली थी। इसके इरादों में कोई कमी नहीं आई थी और वो अभी मौत के दर्दनाक मौत के मुंह से बचकर आई थी और इसने आ ही मुझे रझाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया। वो अपने दिल हाथ में जल्द के रंगत से मैच करते सुनहरी कंगन से खनक रही थी। पहले सब के बाद इसने काफ़ी नहीं ली थी। तुम काफ़ी क्यों नहीं ले रहे? मैंने दरियाफ्त, मैंने खुद भी काफ़ी रख दी थी। मैं आराम से पीती हूँ। अरे तुमने क्यों रख दी? बेफिक्र रहो, इसमें कुछ नहीं मिला। अगर शक है बेशक मेरी काफ़ी से बदल लो, इसने कहा और दोनों के बदल दिए। मेरा कप वो लेकर पीने लगी। बादल नाख्वास्ता इसने कप लिया जिस पर इसकी लिपस्टिक का निशान नुमाया नज़र आ रहा था। चंद ही घूंट लिए थे कि मेरा दिल घबराने लगा और सर चकराने लगा। ख़तरे के एहसास के साथ मैंने उठना चाहा, लेकिन एक लहीम सहीम औरत अंदर दाखिल हुई। एक लम्हे को तो मुझे अपनी आंखों पर शुबा हुआ, ये लाली थी, मगर लाली तो रब नवाज़ की वफादार थी। वो यहाँ कहाँ? ये यकीनन मेरे दिमाग का फतूर था। इसने मेरे हाथ से कप ले लिया और मुझे धक्का देकर दोबारा सोफे पर बैठा दिया। इसके चेहरे पर वही हैवानी तासुरात थे। मैंने शाइस्ता की तरफ देख कर वह मुश्किल कहा, जलील औरत, तो आखिर निकली ना रब नवाज़ की बीवी, मुझे धोखा दिया। शाइस्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। अव्वल तो मेरे अंदर इतनी शक्कत नहीं थी और ना ही मुझे इजाज़त देती, वरना मैं इस औरत की गर्दन मरोड़ देता। खुमार गहरा होता गया। कमरा धुंधलाते यकदम तारीख हो गया था। मैं न जाने कितनी देर बेहोश रहा, मगर मैं मुस्तकबिल बेहोश नहीं रह सकता, बल्कि दरमियान में मेरे ऊपर जो गुजरी थी इसकी एक झलक मेरे लाशऊर ने महफूज कर ली थी। ये बेहद शर्मनाक थी। जब मुझे मुकम्मल तौर पर होश आया तो मैं एक हसीन ख्वाबगाह में वसी और अरीस बेड पर पड़ा था। मेरे जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। बिस्तर की हर शिकन और मेरी हालत गुजरी वारदात का अहवाल सुना रही थी। मेरा हज़न सन सी कैफियत में था। कांपते हाथों से मैंने सरहाने रखे जो जूस का गिलास पिया तो मेरी जिस्मानी हालत किस कदर बेहतर हुई। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और शाइस्ता अंदर दाखिल हुई। इसके अक़ब में वही था। शाइस्ता को देखते इश्तहाल की लहर सी उठी। इसने नफासत से स्त्री का जोड़ा पहन रखा था और नहा धोकर बेहद तरोताज़ा लग रही थी। इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने गाली देकर कहा, आखिर निकले ना तुम तवाइफ, तुम कुछ भी कहो, इसने इत्मीनान से कहा।
ये चंदा के रवैये का जवाब था। इसने मुझे सिर्फ जिस्मानी ज़ख्म ही नहीं दिए थे बल्कि तुम्हारे हवाले से मेरी रूह पर भी घाव डाल दिए थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं उठकर बैठ गया। चंदा की आड़ मत लो, बात इतनी है कि मलक ख़ानदान में रहकर तुम्हारे अंदर हवस की आग भर गई है। एक मर्द पर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। यहाँ भी तुमने एक लोंडा पाल रखा है। मेरी बातें सुनकर वो मुस्कुराती रही। वो या तो सचमुच हया के जज्बे से आरी हो चुकी थी या फिर बेहद ठंडे मिजाज की थी। इसने उठते हुए कहा, तुम्हारा लिबास बाथरूम में है, नहाकर आ जाओ, मैं ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके जाने के बाद मैंने दीवार गिर खड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 बज रहे थे। गोया मैं तकरीबन 6 घंटे तक बेहोश रहा था। काफ़ी में दी जाने वाली दवा ज़ोर असर थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे बेहोश रखने के लिए कोई दवा दी गई थी। मैंने बाजू देखे, दाएं बाजू पर इंजेक्शन का निशान था। गोया मुझे कोई दवा इसी तरह दी गई थी। गुस्ल के दौरान मैंने महसूस किया कि तैश में आने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका। मैंने शाइस्ता के कब्ज़े में था और मुझे इसके कब्ज़े से निकलने के ज़रा डिप्लोमेसी से काम लेना था। मैं तैयार होकर एक मुलाजिम की रहनुमाई में डाइनिंग हॉल तक पहुँचा। शाइस्ता मेरा इंतज़ार कर रही थी। खाना हमने खामोशी से खाया। फिर वो मुझे इसी लिविंग रूम में ले आई। इसने इंटरकॉम पर कॉफ़ी लाने को कहा। क्या फिर कुछ पिलाने का इरादा है? मैंने तंज़ किया। वो हंसी। नहीं, मुझे जो हासिल करना था कर लिया। मैंने बामुश्किल खुद पर काबू पाया, वरना इसकी गर्दन तोड़ देना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके साथ भी मारा जाता। यहाँ इसे अपनी हिफाजत का कोई ना कोई इंतज़ाम जरूर कर रखा था। मैंने स्पार्ट लहजे में कहा, अब तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, देखो मैं तुम्हारे काम आई हूँ। मैंने तुम्हें रब नवाज के ख़िलाफ़ ऐसे सबूत फराहम किए हैं जो इसे तख्तादार तक ले जाने के लिए काफ़ी हैं, और आज इसका लहजा मैनी खेस हो गया था। ना चाहते हुए भी तुम मेरे काम आ ही गए हो। अमलन इन सबूतों की कोई अफादियत नहीं है। ये अदालती कार्रवाई में तो काम आ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है रब नवाज के इस्तिखाने की, जहाँ पर वो प्रोफेसर हाशिम रज़ा के तजर्बे का शिकार बनने वाली औरतों को रखे हुए है। इस सूरत में ये सबूत ज़्यादा कारआमद होंगे। बसूरत दीगर रब नवाज को सज़ा तो हो जाएगी, लेकिन वो भारतीय हुकूमत से इस एजाद का सौदा करने में कामयाब हो जाएगा। ये लाली जैसी मखलूक है ना तुम्हारे साथ? हाँ, इसने मुख्तसरन जवाब दिया। बाकी दावे तुम्हें। आज वतन का दर्द क्यों उठ रहा है? मैंने सर्द आह भरी। मुझे हालात ने और वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। एक वक्त तक मैं भी इस ज़मीन से गद्दारी करने वालों में शामिल था, लेकिन अब बिल्ली 900 चूहे खा चुकी है। वो तंज़िया अंदाज में बोली। तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन मैं रब नवाज की तरह बिल्कुल ही बेज़मीर नहीं हूँ। मेरे लिए इन सारे चक्रों में पड़ने से कहीं ज़्यादा आसान है कि मैं इस मुल्क चला जाऊँ जहाँ मैंने अपनी आइंदा ज़िंदगी का सेटअप बना रखा है, और ऐशो इज्जत में वक्त गुजारूँ। महज रब नवाज से इंतकाम लेने के लिए मुझे अपनी जान ख़तरे में डालने की क्या ज़रूरत है? मेरा लहजा किस कदर तलख हो गया था। सॉरी, इसने जल्दी से माजरत कर ली। मैं गलत कह गई थी। फिर इसने अपना गदास हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। शाह आलम, मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दूँ। वो पहले सब कुछ निछावर कर चुकी थी, लेकिन ये बात कहने के बजाय मैंने डिप्लोमेसी से काम लिया। शाइस्ता, तुम्हारी पेशकश को रद्द करना किसी भी मर्द के लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। चंदा की वजह से वो जलते लहजे में बोली। वो भी एक वजह है। मैंने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया। तुम? मेरा जुमला अधूरा रह गया। मोबाइल की बेल बजी थी। मोबाइल इसके पास था। इसने सोफ़े के साथ रखे गुलदान के अकब से मोबाइल फ़ोन निकाला। ये मेरा मोबाइल था। मैंने इस्तरारी तौर पर शाइस्ता तकरीबन इसे छीन लिया था। सॉरी, इसकी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने चार्ज पर लगा दी थी। मुझे चंदा का ख्याल था। वो मुझे कॉल कर करके पागल हो गई थी। फ़ोन चंदा का ही था। वो बेहद गुस्से में थी। कहाँ थे तुम? मैं दोपहर से फ़ोन किए जा रही हूँ। सॉरी, बैटरी लो हो गई थी, मैंने मोबाइल ऑफ़ करके चार्ज पर लगा दिया था। मैंने शाइस्ता वाली वजाहत दोहरा दी। तुम कहाँ हो? मैं मैरियट होटल में कमरा नंबर 232 में हूँ। तुम फ़ौरन आ जाओ। इसने फ़ोन बंद कर दिया थी। इसने पूछा। मैंने सर हिलाया और उठते हुए बोला, मुझे फ़ौरन जाना होगा। मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो छोड़ आएगा। शाइस्ता ने पेशकश की, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। शुक्रिया, मेरे ख्याल में तुम्हारी कोई गाड़ी महफूज नहीं है। रब नवाज के कुत्ते कार देख कर ही पीछे लगे थे। मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। इसने मेरा पर्स और दूसरी चीज़ें भी मेरे हवाले कर दी। जब वो मुझे छोड़ने बाहर आने लगी तो इसने अचानक कहा, शाह आलम, मुझे अपनी हरकत का अफसोस है। पता नहीं मैं क्यों उस लड़की की बातों पर इतनी मुश्तल हो गई थी। जो हो गया इस पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने स्पॉट लहजे में कहा, सुनो, मैं जाने से पहले उमर सिद्दीकी से मिलना चाहूँगा। वो तो अभी सो रहा है। तकलीफ़ बढ़ जाने की वजह से इसे मार्फिन का इंजेक्शन लगाना पड़ा था। तुम कल आ जाओ या फ़ोन पर बात कर लेना। इसने एक कार्ड पर मुझे अपनी कोठी का फ़ोन नंबर लिख कर दिए थे। शाह आलम, रब नवाज के ख़िलाफ़ तुम्हें जिस किस्म की मदद दरकार हो तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो। शुक्रिया, मैंने कहा। गेट पर चौकीदार ने सलाम करके छोटा दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं बाहर निकला तो मुझे यकीन आया कि मैं इस हसीन साहिरा की पहुँच से बाहर निकल गया हूँ। शाइस्ता किसी जादूगरनी की तरह मुझे अपने हुस्न और शबाब के किले में कैद कर लेना चाहती थी, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मेरे साथ धोखा करके इसने साबित कर दिया कि इसके नज़दीक अपनी आबरू की वाकई कोई अहमियत नहीं थी। रब नवाज के साथ रहकर वो भी मोहब्बत की जिन्स की भूख मिटाने तक महदूद समझने लगी थी। मैंने मेन रोड से ज़रा पहले ही एक टैक्सी पकड़ ली। इसे मैरियट होटल का कहकर मैं पिछली नशिस्त पर नींद दराज हो गया। रात के 10 बज रहे थे। अभी मुझे चंदा के रद्दअमल का अंदाज़ा करना था। मोबाइल की घंटी ने मुझे चौंका दिया। नंबर नीलम हाउस का था और दूसरी तरफ नीलम थी। कहाँ थे? मैं शाम 4 बजे से मुसलसल कॉल कर रही हूँ। मोबाइल चार्जर पर था। तुम कहाँ जा रहे हो? इसने ट्रैफिक के शोर से अंदाज़ा लगा।
मैं मैरियट होटल तक जा रहा हूँ, चंदा वहीं है। मैंने झूठ बोलना मुनासिब न समझा। मैं इस बंगले में नहीं रह रहा हूँ, शबनम दुश्मन के कब्ज़े में रही है। मुमकिन है इसने इस जगह के बारे में बताया हो। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। मैरियट होटल एक महफूज जगह है। वैसे भी कल हमने रवाना हो जाना है। फ़्लाइट 6 बजे है, लेकिन तुम 4 बजे तक पहुँच जाना। बाज़ औक़ात बोर्डिंग में मसला हो जाता है। मैं आ जाऊँगा। पासपोर्ट है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना। तुम्हारी तैयारी कैसी है? बस ऐसी है। वो भी मना कर रहा है। वो कौन? मैं हंसा। नाम लेने से कुछ नहीं टूटता। रईस वो शर्मा कर हंसी। कुछ पागल सा लग रहा है। कल से किसी बात पर कई बार माफ़ी मांग चुका है और बात भी नहीं बताता। नीलम, रईस बहुत सीधा लेकिन रवायती मर्द है। ऐसा मर्द जो अपनी औरत के लिए बहुत हसास होता है। तुमसे मोहब्बत की खातिर वो बहुत कुछ नज़रअंदाज कर देता है, मगर कभी इसकी दिल आज़ारी मत करना और कोई गलती कर जाए तो उससे नाराज़ भी मत होना। बहुत साइड ली जा रही है आज रईस की, इसलिए कि इसे मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं जाना। मैं बचपन से इसके साथ रहा हूँ। हमने दिन रात कुछ साथ गुजारे हैं। इसने शादियों के मामले में मेरे लिए कुर्बानी दी। नीलम, वो दोस्ती में खुद को और अपनी खुददारी को फना कर देने वालों में से है। खुदारा इसे कभी कोई दुख मत देना। इतने अरसे बाद इसे कोई सच्ची खुशी मिली है। मेरे लहजे से नीलम भी मुतासिर हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दोनों की दोस्ती में इतनी गहराई है। इससे भी कहीं ज़्यादा तुम जानती नहीं वो किस कदर हीरा आदमी है। अबे क्या बकवास कर रहा है? रईस की आवाज़ आई। ना जाने कब से इसने फ़ोन नीलम से ले लिया था। अपना अपन हीरा नहीं खीरा आदमी है। बकवास तू ना कर। मैं हंसते हुए कहा। जोरों के गुलाम, अभी से माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी? बस यार, इस वाली बात पर शर्मिंदगी जा नहीं रही थी। वो बोला, ये बता के तू तैयार है? हाँ, मैं वक्त से पहले ज़रा पहले ख़राब हाल में एयरपोर्ट पहुँचूँगा और मेरे पास पासपोर्ट नहीं होगा। यार नीलम का मूड ऑफ हो जाएगा, इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा और सामने नज़र आने वाली होटल की शानदार इमारत देखकर बोला, अच्छा मैं मैरियट होटल में हूँ, कमरा 232 याद रखना। किराया अदा करके मैं होटल में दाखिल हुआ। रिसेप्शन से चंदा के कमरे में कॉल की तो इसने तस्दीक की कि मैं ही मिस्टर जहांगीर खान था। इसका शौहर नाम था। एक पोर्टर ने सिर्फ रहनुमाई फ़राहम की थी और मुझे 232 तक पहुंचा दिया था। चंदा ने दरवाज़ा खोला। इसका मूड वाज़ह तौर पर ख़राब था। इसने दरवाज़ा बंद करते ही कहा, नासिर तुम इस तरह मनमानी करते रहोगे? मैंने मनमानी नहीं की, हालात देखकर कदम उठाया। मैंने शाइस्ता की मदद नहीं की बल्कि रब नवाज़ के इरादों को नाकाम बनाया था और फिर इनके साथ चले गए। शाइस्ता के साथी के पैर में गोली लगी थी और शाइस्ता घबराई हुई थी। ख़ुद मुझे भी ख़तरा था। मैं तुम्हारे पास होटल में नहीं आना चाहता था कि रब नवाज़ के आदमी मेरे ताक़ुब में हों और तू वहाँ तक ना पहुँच सकें। तब से अब तक तुम शाइस्ता के पास थे। चंदा ने कहा, तो मुझे इसके अंदर से गड़बड़ की बू आने लगी थी। हाँ, मैंने कहा, तुम बेहद घटिया आदमी हो। वो फट पड़ी। तुम अभी इस हराफा के पहलू से उठकर आ रहे हो? मैं एक लम्हे में समझ गया था कि शाइस्ता ने अपनी अना की तस्कीन के लिए इसे ये खबर दी थी। मैंने पूरे एतमाद से कहा, जो भी ये कहता है वह झूठ बोलता है और हमारी मोहब्बत से जलता है। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वरना इसे कैसे मालूम हो कि तुम्हारी पुष्ट पर सिक्के के बराबर सुर्ख निशान है? मैं बताता हूँ, मैंने कहा और इसे खुद पर गुजरने वाली वारदात सुना दी, मुनासिब सेंसर के साथ। किस तरह शाइस्ता ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे बेहोश कर अपने पास रोके रखा। लेकिन इसका फ़ायदा? चंदा ने एतराज़ किया। इसका मकसद मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमी के बीज बोना है। तुम देख ही चुकी हो किस तरह मुझे रह जाने की कोशिश कर रही थी। मेरी मजबूरी है कि मुझे रबनवाज के ख़िलाफ़ इसका ताउन चाहिए, ख़ास तौर से उमर सदीकी का। वह हैवानी मखलूक की तख्लीक के प्रोजेक्ट में हाशिम रज़ा का नायब था और इसे इस बारे में भी कुछ पता है। तुम सच कह रहे हो ना? इसने मशकूक लहजे में कहा। तुम जो कहो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरे एतमाद से कहा और दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगी। रफ़ा फसाद के लिए इसने भी छूट दी हुई थी। मैंने शुक्र का सांस लिया। जब चंदा ने मुझे कोई कसम नहीं खाने को कहा था, इसने किस कदर शर्मिंदगी से कहा। इसने इतने एतमाद से कहा कि मैं इसकी बातों में आ गई थी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम्हें नहीं मालूम है इस औरत का ज़हन किस कदर गंदा है। इस औरत का जहन किस कदर गंदा है। इसने किस कदर बेहुदा बातें की थी। मैंने इसे नरमी से बाजुओं में ले लिया। चंदा, अगर तुम इसी तरह बदगुमान होती रही तो खुद तुम्हारे लिए बाद में मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या करूं? तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बातें सुनूं तो दिल पर काबू नहीं रहता। मोहब्बत तो नाम ही एतमाद का है। मैंने इसके रेशमी बालों को सहलाया। मुझे अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं रहा। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं समझ रहा था वो जिन हालात से गुजरी थी, ख़ास तौर पर मेरे शाह आलम बनने वाले मामले में मुलव्वस होने के बाद चंदा और खान जी बहुत दुखी थे। इस कैफियत में पहले खान जी बीमार हुए और फिर इंतकाल कर गए। चंदा ने कभी मुंह से नहीं कहा, लेकिन वो इस मामले में मुझे ही मुजरिम समझती थी। इसके बाद मेरा पहले रक्शी और फिर शबनम वाले चक्रों में मुलव्वस होने की वजह से वो मुझसे बदजन हो गई थी। ख़ास तौर से शबनम जिस तरह दिन रात मेरे साथ रही थी और दरमियान में उनसियत का जो ताल्लुक़ हो गया था। खुद चंदा भी मेरी यादों से महव होने लगी थी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। चंदा से मेरा ताल्लुक़ इतना कमज़ोर नहीं था। हमारे दरमियान गलत फहमियाँ आई थी, मगर हम बदगुमान भी हुए थे। लेकिन हमारे दरमियान कशिश कभी ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे चंद दिन बेस नज़र आने नहीं देता, लेकिन इसकी कशिश मौजूद होती है। मेरे समझाने और चमकारने से चंदा रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो गई थी। पिलाकर इसने छींप कर खुद को अलग किया और सर झुकाए हुए बोली, सॉरी, मैं इसकी बातों में आ गई। इसकी लहजे में मासूमियत थी।
मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। जब मैं शाइस्ता जैसी मकार के चक्कर में आ गया तो चंदा तो फिर भी मोहब्बत करने वाली कमज़ोर जज्बाती लड़की थी जो महबूब की ज़रा सी बेअतनाई पर बिखर जाती थी और ज़रा सी तवज्जो पाकर खिल जाती थी। चंदा इन औरतों में से थी जो खुश हो ली हैं तो इनका सरापा मुस्कुराने लगता है और अफसुर्दा होती हैं तो पूरा वजूद जैसे ख़ज़ां रसीद मालूम होने लगता है। इसे बहलाने के लिए मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, ज़रा बाहर घूम कर आते हैं, कहीं अच्छी सी आइसक्रीम खाएँगे और कमरे के पास भी चलेंगे। जैसा तुम कहो। मैंने सर हिलाया। वो तैयार होने चलेगी। इन्होंने हस्बे मामूल सफ़ेद बेदाग लिबास मुंतखब किया। चौड़ीदार पजामे के साथ सादा सा कुर्ता था, हाथों में सफ़ेद रंग के कंगन और गले में सफ़ेद मोतियों की माला थी। पैरों के लिए इसने सफ़ेद ही सैंडल ली थी। मैंने गौर से देखा तो वो लजा गई थी, बिल्कुल बर्फ़ का मुजस्मा लग रही और रईस की कार चंदा के पास थी। हम इसी में निकले। शालामार के पास एक जगह से आइसक्रीम ली। कुछ देर बाग में टहलते रहे और आइसक्रीम खाते हुए बातें करते रहे। नासिर, नीलम कल चली जाएगी, चंदा ने कहा। फिर तुम क्या करोगे? मैं नीलम की वजह से भी बंधा हुआ हूँ क्योंकि मोइनुद्दीन इसके पीछे पड़ा है। मैंने रबनवाज को इससे लड़ा दिया है। इसका करोड़ों का नाजायज़ शराब का गोदाम तबाह करा दिया है और अब इसके एक कारों के शोरूम की बारी है। इस तरह मोइनुद्दीन की तवज्जो नीलम की तरफ से हटी रहेगी और इसे यहाँ से निकलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नीलम की बहुत फ़िक्र है। चंदा मुस्कुराया। क्या तुम इससे भी जेलस हो? मैंने पूछा। हाँ, बाज़ औक़ात हो जाती हूँ, लेकिन इन मानों में नहीं। बस मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे ज़्यादा किसी और पर तवज्जो दो। चंदा, तुम जानती हो मैं बेख़ानदान बेनाम निशान शख्स हूँ। अगर खान जी अपनी शफ़क़त के साए में मेरी परवरिश ना करते तो न जाने मैं आज कहाँ होता। खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि इसने मुझे बेशुमार मोहब्बत करने वाले दिए। सबकी मोहब्बत का अंदाज़ जुदा है, लेकिन इनमें से हर फ़र्द मेरे लिए सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं। रईस और कमाल जैसे दोस्त, कमर जैसी बहन, नीलम जैसी बहन और जो माँ की जगह है अब्बासी जैसा मुखलिस शख्स, ऐनी और इसका शोहर। इसमें कहते कहते रुक गया और इसने मेरी तरफ देखा। सामने से नौजवानों की एक टोली आ रही थी। वो अच्छे लगते थे। अगर इनके अंदाज़ व बाशाना ना होते, वाज़ेह तौर पर चंदा को देखकर इस तरफ आए थे और बुलंद आवाज़ से बेहुदा बातें और कुछ मजाक कर रहे थे। चंदा ने मौका की नज़ाकत भांप ली थी। नासिर, चलो यहाँ से। हम जाने लगे तो वो जानबूझकर इस रास्ते में आ गए कि हम गुजर ना सकें। रविश के दोनों जानिब फूलों के तख्ते थे। मैंने नरमी से कहा, यार ज़रा एक तरफ हो जाओ ताकि हम गुजर सकें। गुजर जाओ, रास्ता तो है ना, एक ढटाई से बोला। वो शरारत पर तुले हुए थे। मैंने सोचा कि अभी इनकी ऐसी कम तैसी कर दूंगा, मगर चंदा ने मेरा बाजू थाम लिया था। चलो दूसरी तरफ चलते हैं, इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये लगेगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। एक तेज़ी से चंदा की तरफ आते हुए बोला, तुम लगो। इसकी बात अधूरी रह गई थी। चंदा ने इतनी फुर्ती से घूमते हुए इसके मुँह पर लात मारी कि मैं भी ना देख सका। वो फूलों के तख्ते पर जा गिरा। इसका जबड़ा टूट गया था क्योंकि वो अजीब से अंदाज में लटक रहा था, जैसे वो मज़ाक़ खेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए दोनों हाथों से सहारा देने की कोशिश कर रहा था। इसकी हालत देखकर बाकी तीन भी डर गए थे। एक ने जल्दी से माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी। तुम लोग ज़ुबान की बात नहीं समझते, मैंने सख्त लहजे में कहा। इसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो फ़ौरन दफ़ा हो गए। मैंने फ़ख्र से चंदा की तरफ देखा। तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा माहिर रही हो। इसकी वजह है मैंने सीखने की तरफ तवज्जो दी है और मैं तुम पर तवज्जो दिया करता था। मैंने कहा तो वो शर्मा गई। हाँ, मैं इसका फ़ायदा भी उठाती थी। याद रहे, प्रैक्टिस में हमेशा में ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे। रात 2 बजे हम शालामार से निकले। चंदा ने कहा कि होटल चलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब निकले हैं तो कमाल और कमर से मिल लें। मैं दिन की रोशनी में इनसे नहीं मिलना चाहता था। हस्बे मामूल गार्ड ने खामोशी से हमें रोका और पहचान कर अंदर इतला की। ये दूसरे गार्ड थे। चंद लम्हों बाद कमाल के क्वार्टर में रोशनी हुई और वो गाउन की डोरियाँ कुश्ता हुआ नमोदार हुआ। इससे पहले कि वो गालियों से मेरा इस्तकबाल करता, इसकी नज़र चंदा पर पड़ गई। अंदर जाते ही मुझे खुशगवार हैरत हुई। कमाल ने बराबर वाला क्वार्टर, जो दरअसल चंदा का था, अपने क्वार्टर से मिला लिया था और वहाँ मुझे नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र आ रही थी। नया और जदीद किस्म का फर्नीचर था। दीवारों पर नया पेंट हुआ था और जदीद तर्ज की सीलिंग लाइट्स लगी थी। 4 में से एक कमरा इन लोगों का बेडरूम था। एक को इन्होंने ड्राइंग रूम बना लिया था। एक टीवी लाउंज था और एक डाइनिंग रूम। टीवी लाउंज में हल्के सुरमई रंग का कारपेट था। इसके सिवा कोई फर्नीचर नहीं था। फर्नीचर के बजाय फर्शी, तकिए और गद्दियाँ थीं। सामने ट्राली में टीवी और इसके साथ के दूसरे लवाजमात थे। इनमें से एक CD प्लेयर भी था। तूने बड़ी तरक्की कर ली है। मैंने तारीफ़ी नज़रों से देखा। ये तेरी बहन का कमाल है। कमाल मुस्कुराया। इसने ये सब किया है, मुझे तो पता भी नहीं चला। क्या ये सब तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है? मैंने गौर से कमाल को देखा। वो कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा था। अरे नहीं यार, मैंने कमर से कहा था, लेकिन ये सब मुझे बेचैन कर रहा है। नया नया है ना। मैंने इसे तसल्ली दी, कुछ दिनों में तो आदी हो जाएगा और ख़ुद देखेगा इन चंद आसाइशों से तेरी ज़िंदगी में कितनी खुशगवार तब्दीली आएगी। शायद इसने बेयकीनी से कहा। हम टीवी लॉन्ज में बैठे थे। थोड़ी देर बाद कमर भी आंखें मलती नमोदार हुई। अंदर चंदा इसके बच्चों को प्यार कर रही थी। चंदा के यहाँ रहने की वजह से वो इससे मानूस था। भैया, कमर ने आते ही शिकवा किया, अब तुमने बहन का हाल पूछना ही छोड़ दिया है। बस मेरी बहन शब रोज़ ऐसे ही गुजर रहे हैं। मैंने इसे जवाब दिया। तुमने चॉकलेट लाना भी छोड़ दिया। वो मेरे पास ही बैठ गई। कमाल चाय बनाने चला गया। कहीं जाऊँगा तो चॉकलेट लाऊंगा ना। मैं हंसा। लाहौर की हर चॉकलेट का मज़ा तो चख चुकी है। वैसे भी अब तो बच्ची नहीं रही जिसे मैं चॉकलेट ला कर दूँ। तुम्हारे लिए तो बच्ची हो ना। इसने सर मेरे बाजू पर रखा। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन जिसे मैं अपना कह सकूँ? क्यों?
क्या मैं नहीं हूँ? चंदा अंदर से कमर के बच्चे को उठाए नमूदार हुई। हाँ तुम हो, रईस है, फरीद और रक्षी है, लेकिन ये सब भैया के रिश्ते से हैं। कमाल तो तेरा शोहर है ना महसा। हाँ मगर वो भी तुम्हारे तवस्सुस से मिला था। मेरे लिए तो ख़ानदान का महब तुम ही हो ना। कमर के बच्चे ने खासी तरक्की कर ली थी, अब चलने फिरने लगा था। मुझे इसका डर भी कम हो गया था। चंदा से वो खासा मानूस था। कमर ने इससे कहा, चंदा तुम कहाँ हो आजकल? नासिर के साथ, इसने छोटे से खेलते हुए सादगी से कहा। एक ही जगह ठहरे हो? इसने दोबारा तस्दीक चाही तो चंदा ने सोचे बगैर सर हिला दिया। हाँ मेरे होटल का कमरा नंबर 232 में। यानी एक ही कमरे में? कमर ने मेरी तरफ देखा। भैया ये तो कोई अच्छी बात नहीं। कमर तो अपने भाई को जानती है ना, और मैं तुम्हें भी जानती हूँ और चंदा को भी, लेकिन ये माशरे के लिहाज से कोई अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं तो कमाल या कोई और इस बात को महसूस करता है। भाई इससे पहले तुम क्यों महसूस नहीं कर लेते? आखिर चंदा पहले भी तो यहाँ रहती थी ना, अब भी रह सकती। चंदा शर्मिंदा नज़र आने लगी। मैंने कमर को समझाया, देखो कमर, चंदा का मेरे साथ रहना ज़रूरी है। आज मैं रबनवाज से छुपता फिर रहा हूँ, मेरे साथ चंदा होने से मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी। अब तो रईस नीलम के साथ जा रहा है, तुम्हारी मर्ज़ी भैया। मैं तो इतना जानती हूँ कि पेट्रोल आग एक जगह नहीं रह सकते। वो उठते हुए बोली, देखो ये चाय बना रहे हैं या पाए? चंदा कमर की बात का बुरा नहीं मनाना, मैंने कमर के जाने के बाद कहा। अब मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं, बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कमर की बात ने माहौल में एक कशीदगी सी पैदा कर दी थी जिसे कमाल महसूस न कर सका। वो इसी अंदाज में हंसता बोलता रहा, हॉस्पिटल के बारे में बताता रहा, जो तो नए ब्लॉकों की तामीर बाद शहर के चंद बड़े हॉस्पिटल में शुमार होने लगा था। इसका इरादा था कि दिल के अमराज के लिए भी शोबा कायम कर दे। चाय ख़त्म करके मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा अब हम चलते हैं, रात बहुत हो गई है, अब तो सुबह होने वाली है। कमाल हंसा। अब मुझे नहीं आएगी, चलो कुछ, अब मुझे नींद नहीं आएगी, चलो कुछ पढ़ लूँगा। चंदा के मेरे साथ जाने से कमर का मूड दुरुस्त नहीं था, इसलिए वो बच्चे को सहलाने का बहाना करके अंदर चली गई थी। कमाल हमें छोड़ने बाहर तक आया। वापसी पर हमारे दरमियान एक पुरतकल्लफ किस्म की खामोशी छाई रही थी। जिस हकीकत से नज़रें चुरा रहे थे वो कमर ने अचानक आज की तरह मेरे सामने कर दी। अब हम दोनों ही इस शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। होटल के कमरे में पहुँच के मैं तो सोने के बहाने लेट गया। चंदा थोड़ी देर तक रूम में वॉक करती रही और वॉक करने के बाद फिर लेट गई। नींद मेरी आंख से दूर थी। जब मैंने महसूस किया कि चंदा सो गई है, मैं उठकर बाहर बालकनी में आ गया। पिछले कुछ अरसे में मेरी ज़िंदगी में बेसिमत और बेबस सी होकर रह गई थी। मैं रबनवाज के ख़िलाफ़ कोशिश के बावजूद कुछ करने से कासिर था। इस बेबसी की वजह से ये थी कि मैं खुद को बेपनाह अकेला महसूस करता था। मेरा सही मानों में कोई मददगार भी नहीं था। कहने के तो मेरे कई साथी थे, लेकिन रबनवाज के ख़िलाफ़ मुझे कहीं ज़्यादा महबूब सहारे की ज़रूरत थी। इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले कई इदारे थे, गद्दारों और गैर मुल्की एजेंटों पर नज़र रखने वाली कई एजेंसियाँ थीं, लेकिन मैं इनके पास नहीं जा सकता था जब तक कोई ख़ास दबाव ना हो। ये सब थ्रू प्रॉपर चैनल ही काम करती थी। मैं बालकनी से शहर की रोशनियाँ देख रहा था। दूर सड़क पर ट्रैफिक कम हो गया था। फ़िज़ा में खनकी और खामोशी थी। इस वक्त मैंने खुदा से दुआ की कि मेरी मदद फरमा। मैं बहुत अकेला और बहुत कमज़ोर हूँ। दुआ करके मुझे सुकून सा मिला था और फिर किसी अल्हाम की तरह मेजर शाहिद का ख्याल मेरे जहन में आया था। मुझे हैरत हुई, मुझे पहले इसका क्यों ना आया। वो मेरी मदद कर सकता था। मेजर शाहिद ने बवक्त रुखसत मुझे एक नंबर दिया था और कहा था मुझे जब ज़रूरत महसूस हो मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ। मैंने कमरे में आकर होटल के ऑपरेटर को मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। रात के इस पहर सारी लाइनें फ्री रहती हैं, लिहाजा नंबर मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। दूसरी तरफ से किसी ने खुरदरे लेकिन महज़ब लहजे में कहा, यह सर किससे बात करनी है? मेजर शाहिद से। मैंने कहा, वो तो सो रहे हैं, जब वो जागे तो उन्हें बता दीजिए कि नासिर अजीम इनसे बात करना चाहता है। वो मुझसे मैरियट लाहौर के कमरा नंबर 232 में बात कर लें। मामला साबिका मामले से भी ज़्यादा अहम है। फ़ोन बंद करके मैंने सोने के लिए लेट गया और मुझे फ़ौरन नींद भी आ गई। शायद मसाइल का हल नज़र आने की वजह से मुझे अंदरूनी तौर पर इत्मीनान मिल गया। मैं 4 बजे सोया था और 8 बजे चंदा ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। किसी मेजर शाहिद का फ़ोन है, इसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। खैरियत? बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। इसने सलाम दुआ के बाद हंस कर कहा, बस यार रात को देर से सोया था, 1 मिनट। मैंने वाशरूम में जाकर ठंडे पानी से मुँह धोया और वापस आ गया। मैंने 4 बजे फ़ोन किया था, इसके बाद सोया था। फिर तो मैंने उठकर ज़्यादती की। इसने माजरत, कोई बात नहीं, मामला ऐसा है कि मैं इसे जल्द अज जल्द तुम्हारे इल्म में लाना चाहता हूँ। ये सुनने और इसके अंदर का पेशावर और मुस्तैद फ़ौजी बेदार हो गया। मामला क्या है? तुमने शायद अखबारों में सुना होगा, लाहौर में पिछले 1 साल में कुछ अनोखे बच्चे मंजर आम पर आ रहे हैं। एक बच्ची ने रोज़नामा सदाए वक्त के दफ्तर पर हमला किया था और ख़ासी तबाही मचाकर फ़रार हो गई थी। इसी तरह एक बंतरनुमा बच्चे ने मशहूर अदाकार नीलम के घर पर हमला किया था और इसके गार्ड्स की फायरिंग से मारा गया था। इसकी लाश हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। ऐसी एक बच्ची ने दोबारा अदाकार नीलम के घर पर हमला किया था और पकड़ी गई थी। इसने मेरी बात काट कर कहा, अब वो इस्लामाबाद के एक खुफिया हॉस्पिटल में है। गुड, यानी तुम इस बारे में जानते हो। लड़की खुफिया इदारे की तहवील में है और तभी माहिरीन इसका मुआयना कर रहे हैं। हमें इंटेलिजेंस से इतलात मिलती रहती हैं, मगर तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? तफसील तो मैं मुलाकात पर बताऊंगा, मगर यूँ समझ लो कि जिन लोगों का ये काम है, इससे हटकर इनके बारे में अगर कोई शख्स जानता है तो मैं हूँ।
अब ये मामला मुल्की सलामती से मुंसलिक हो गया है, क्योंकि भारतीय हुकूमत इस चीज़ में दिलचस्पी ले रही है। 1 मिनट, इसने मेरी बात काटी। फ़ोन पर इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं हैं। ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने सोचा और कहा ओके, लेकिन आज नहीं, मैं कल आऊँगा। और सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नीलम हाउस से वो सबूत हासिल कर सकते हो जिनसे इस ज़मीन के गद्दारों के मकरूर चेहरे सामने आ जाएंगे। अदाकारा नीलम, इसने हैरत से कहा। हाँ, मेरी इससे बरसों पुरानी जान पहचान है। मैं इस पर इतना ही एतमाद करता हूँ जितना कि अपनी ज़ात पर करता हूँ। तो मेरा नाम लेकर मुतलका अशिया हासिल कर सकते हो। फ़ोन बंद करके मैंने चंदा को तलाश किया। वो वाशरूम में जा चुकी थी और गालिबन गुस्ल कर रही थी। मौका पाकर मैंने दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था कि मोबाइल की बेल बजी। मैंने चिल्लाकर कॉल रिसीव की। हस्ब तवक्का दूसरी तरफ नीलम थी। इसने कहा, तुम तैयार हो? मुझे क्या तैयारी करनी है, बस एयरपोर्ट जाना है। पासपोर्ट मेरे पास है, लेकिन मेरा टिकट कहाँ है? मैंने कहा, मेरे पास। नीलम बोली, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक सूटकेस तैयार कर लिया है। तुम्हारे कुछ अच्छे सूट और ज़रूरी सामान हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने शर्त आ भरी। अब मुझे सोने दो, मैं तैयारे में सोने का आदी नहीं हूँ। इसीलिए मैं चंदा वाशरूम से निकल आई। इसने गीले बालों में तौलिया लपेट रखा था। पानी के शिफाफ कतरे इसके रुखसार पर फैल रहे थे। इसने मुझे देखा। उठने का इरादा नहीं किया। नहीं, मैंने अंगड़ाई ली। सुबह 4 बजे सोया था, कुछ देर और सोना चाहता हूँ। भूल गए फिर? आज खान जी की बरसी है, हमने दादा दरबार पर जाकर देख देनी है और फिर खान जी की कब्र पर हाज़िरी भी देनी है। और मैं फिर भूल गया। मैं बिस्तर से उतरा और गुस्ल के लिए बाथरूम में घुस गया। जब वापस आया तो चंदा नाश्ता मंगवा चुकी थी। ज़ोर की भूख लग रही थी, लिहाजा नाश्ते का अक्सर हिस्सा मैंने ही साफ़ कर दिया था। चंदा ने बिना आराम खाया था। इसका वज़न मामूली सा बड़ा था। तब से वो खाने पीने में एहतियात करने लगी थी। नाश्ते के बाद हम तैयार होकर दादा दरबार पहुँचे। वहाँ देख लेकर इस हिस्से में पहुँचा दी जहाँ खाना दिया जा रहा था। दादा साहब की बरकत से लाहौर शहर में कोई भूखा नहीं सोता था। वहाँ से हम मियानी साहब कब्रस्तान गए। फूलों की चादर और अगरबत्तियाँ नहीं। शायद चंदा अक्सर खान जी की कब्र पर जाती रहती थी, इसलिए इस हिस्से का निगरानी से खूब पहचानने लगा था। वो इसे देखते ही लपका। सलाम बीबी, इसने कहा। वो 9 उम्र लड़का था। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि मोलसरी का पौधा लगा दिया? चंदा ने इससे पूछा। जी बीबी जी, अब तो बड़ा भी हो गया है। खान आज़म को मोलसरी बहुत पसंद था और इन्होंने अपनी स्टडी के बाहर क्यारियों में इसके पौधे लगवाए थे, जो खासे बड़े हो गए थे। खान जी की कब्र अच्छी हालत में थी। इसके चारों तरफ संगे मरमर से हाशिया से बना दिया गया। दरमियान कच्ची जगह में नन्हे नए रंग के फूलों वाले घास नमदार पौधे लगे हुए। 2 बजे हम होटल वापस पहुँचे। मैंने चंदा से वो कार लेकर कमर के पास चली जाए। इसने इनकार किया। कमर ने वो बात करके मेरी और तुम्हारी तोहन की है। अगर कोई एतराज़ था तो खुद करती, दूसरों के नाम से बात की। चंदा ने खफकी से कहा, मैं इसके पास जाऊँगी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम यही रहो, मुझे ज़रा ड्रामा स्टेज करना है। नीलम के साथ वो मुस्कुराई। मजबूरी है, वो मेरी जान छोड़कर जाने को तैयार नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो अब यहाँ रहे। मेरा इसके हवाले से 2 दुश्मनों के लिए सबसे आसान बन सकती है। मैं समझती हूँ, इसने कहा और फ़ोन पर रूम सर्विस ऑर्डर देने लगी। खाने के बाद मैंने कपड़े बदले और ऐसे कपड़े पहने जो आमतौर पर आदमी सफ़र में पहनता है। फिर मैंने अपना पासपोर्ट चंदा के हवाले किया। इसे एहतियात से रखना, मैं इसकी गुमशुदगी का ड्रामा करना है। ज़ाहिर है पासपोर्ट के बगैर तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता। चंदा से रुखसत होकर मैंने लांसर का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। रास्ते में एक झुकी होटल के सामने मैंने कार रोकी और बाहर निकलकर वहाँ मेज़ों पर बैठे लोगों का मुआयना किया और एक को मुंतखब करके मैं इसकी तरफ बढ़ा। ये कोई लहीमा हसीम ट्रक ड्राइवर लगता था। मैं इसके सामने बैठते हुए घर आया। दफ़ा हो जो यहाँ से। पहले तो वो भौंचा के रह गया। गालिबन इसे मुझसे मुहज़्ज़ब नज़र आने वाले शख्स से इस लहजे में इस बात की तवक्का न थी। रफ्ता रफ्ता इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। मैंने पहले से भी ज़्यादा ख़राब लहजे में कहा, सुना नहीं कुत्ते के बच्चे, दफ़ा हो जाओ। इस बार इसका दिमाग घूम गया। इसने गला कर उठना चाहा कि मैंने मेज़ इस पर उलट दी। मेज़ पर पानी का जग और गिलास रखा था। जग का पानी इस पर जा गिरा और गिलास इसके मुंह पर लगा और ये पीतल का खासा वज़नी गिलास था। इसका बिल बुलाना जायज़ था। इसने मुझे एक नाकाबिले इशाद गाली दी। मैंने एक वाजबी सा मुक्का मारा। जवाब में इसने वहशियाना अंदाज में मुझ पर चढ़ाई करते हुए मुझे ले जाकर दूसरी मेज़ पर गिरा दिया। मैंने इसे हल्के फुल्के हाथ मारे, लेकिन इसने किसी तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया था। जब तक दूसरे अफराद से मेरे ऊपर से हटाने वो ऊपर तले कई मुक्के मेरे चेहरे पर जमा चुका था। खुदा की कसम, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। वो ताकतवर आदमी था। 3 अफराद मुश्किल से काबू किए हुए थे और बाकी सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे थे। मेरा एक होंठ फट गया था और आँख के नीचे का हिस्सा मुक्का लगने से सूजने लगा था। बाज़ हुलिये से धोखा खा गए थे। वो पठान ड्राइवर का कसूरवार समझ रहे थे। ख़ास तौर पर झुग्गी होटल का मालिक या मैनेजर खासा परेशान था। इसने मुझसे माफ़ी मांगी। साहब, इसे माफ़ कर दें, ये गुस्से का ज़रा तेज़ है। मैंने दिल ही दिल में अपनी पीठ थपकी दी कि मैंने दुरुस्त आदमी का इंतखाब किया था। मैंने इशारे से इसे रोका। जग से पानी लेकर होंठ का ज़ख्म साफ़ किया। मेज़ पर गिरने में एक आस्तीन फट गई थी। मैंने मैनेजर से कहा, भाई गलती मेरी थी। मैं इसे अपना एक पुराना दुश्मन समझा था। पठान फिर दंग रह गया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमने तो कभी नहीं देखा। हाँ, दरअसल दादा जान के ज़माने से इतने जिस्मनी चल रही है। मैंने माजरत की, इसकी सूरत तुमसे मिलती जुलती थी। तुम पागल है? पठान खफा हो गया। हम तुमको अपने दादा का उम्र का नज़र आता है? यही तो मैंने नहीं सोचा था। बहरहाल तुम्हें जो जहमत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और जुर्माने के तौर पर यह रख लो। मैंने 1000 का एक नोट ज़बरदस्ती इसके हाथ में थमा दिया। पठान हैरत से पागल होने के करीब था।
इसकी अकल खबत हो गई थी। पहले मैंने बिलावजह इसको गाली दी, इससे झगड़ा किया और फिर मार खा कर अपनी गलती भी तस्लीम कर ली और आखिर में से 1000 का नोट भी देकर जा रहा था। बाकी लोग भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। इन्हें नज़रअंदाज करके मैं कार में जा बैठा। आईने में मैं अपनी सूरत मुझे खासी तसल्ली बख्श नज़र आई थी। कार को एयरपोर्ट से ज़रा और एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में छोड़कर मैंने एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। 4:30 बज रहे थे। लोग एक अच्छे खासे शख्स को ख़राब हुलिये में यूँ जॉगिंग के अंदाज में दौड़ा लगाता देखकर हैरान ज़रूर हो रहे थे, लेकिन किसी ने एतराज़ नहीं किया। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला तय करके जब मैं एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हुआ तो मेरी हालत इस रनर से ज़्यादा ख़राब थी जिसने मेरा थन रेस में अव्वल पोजीशन हासिल की हो। खुशगवार मौसम के बावजूद पसीने में शराबूर हो गया था। इंटरनेशनल फ़्लाइट टर्मिनल में दाखिल हुआ तो 5 बज रहे थे। रईस और नीलम लाउंज में ही मुंतज़र थे। वो मुझे इस हाल में देखकर घबरा गए थे। रईस ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और एक कोने में से ले गया। क्या हुआ तेरे साथ? बहुत बुरा। मैंने नीलम की तरफ देखा। रास्ते में एक कार ने मेरा पीछा किया और टक्कर मारकर लांसर को उलट दिया था। मैं ज़ख्मी हुआ लेकिन कार से निकल गया। दूसरी कार में 2 अफराद थे, वो मुसल्लत थे। इन्होंने मुझ पर फायरिंग भी की, बस अल्लाह ने बचा लिया। कहाँ पर हुआ ये वाक़या? नासिर, मुझे तुम्हारी त्वरित फ़िक्र रहेगी, तुम अपना ख्याल रखना। नीलम ने मेरा हाथ थामा। मैं अपना ख्याल रखूँगा, मैंने तसल्ली दी। नीलम मुतमईन नहीं थी, लेकिन मेरे और रईस के आगे मजबूर हो गई थी। कुछ देर बाद डिपार्चर कार का मुसाफिर गेट की तरफ जाने लगे। रईस और नीलम अपने हैंडबैग उठाए। रईस मुझसे बगलगिर हुआ। क्या सचमुच कहीं झगड़ा हुआ था? इसने सरगोशी कहा। नहीं यार, मैंने हंसकर कहा, मैं कोई आम बंदा हूँ, तुम्हारा एतबार तो नहीं है। नीलम ने कहा, मुझे गले लगाने या मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश शायद इसी वजह से है कि वहाँ बेशुमार लोग थे और तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। दूसरे ऐसे मेरी बात से अंदाज़ा हो गया था कि इसके और मेरे दरमियान ताल्लुकात में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ताकि रईस मुतमईन हो जाए। बाउंड्री अबूर करके चले गए थे। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ में सवार हो रहे थे। नीलम ने अंदर जाने से पहले रुककर हाथ हिलाया था। वो मुझे अलविदा कह रही थी। वक्त इत्मीनान और तन्हाई का एहसास हुआ था। त्यारे ऑफ करते ही मैंने वापसी के लिए मुड़ना चाहा था कि डिपार्चर लॉन्च की तरफ से आते शख्स पर मरकूज़ तेज़ी से अपने पास खड़े शख्स की आड़ में हो गया। उस्ताद मोइद्दीन था। जैसे वो लॉन्च में आया तो इसके पास पहुंचने जो हुलिये से ही छिपटे हुए बदमाश नज़र आ रहे थे, मगर दोनों ही सख्त परेशान नज़र आ रहे थे। मोइद्दीन ने इनके करीब पहुंचते ही दबी हुई मगर गज़बनाक आवाज़ में कहा, कुछ पता चला कि ये किन हरामियों का काम है? नहीं उस्ताद, एक ने खुश होठों पर ज़ुबान फेर कर कहा, तुम सब कुत्ते के बच्चे हो, मुफ्त की रोटियां को तोड़ते रहते हो। मोइद्दीन के गैज़ो गज़ब में अब तुम्हारी माँ के यार आकर शोरम में आग लगा गए हैं, और क्या करें। वो दम दबाकर उस्ताद की गालियाँ सुनते रहे। ये सुनकर बाग हो गया था मैं कि रब नवाज़ ने मोइद्दीन के शोरूम भी तबाह कर दिया था। ये खासा बड़ा शोरूम था और इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद रहती थीं। मोइद्दीन साथियों के हमरा आगे बढ़ गया। मैं ज़रा फासला रखकर इसके पीछे था कि इसकी बातें सुनने के लिए इसके करीब जाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। काम की बात मैं सुन चुका था। बाहर पार्किंग में एक जीप उस्ताद मोइद्दीन की मुंतज़र थी जिसे लेकर रवाना हो गई थी। मैंने टैक्सी पकड़ी और रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गया जहाँ मैंने कार खड़ी की। रास्ते में मैंने मोबाइल पर रब नवाज़ को कॉल की। मुबारक हो, तुमने एक और इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? रब नवाज़ ने थकी हुई आवाज़ में कहा। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं हैरान रह गया। हैरत है, आज का फ़िरौन मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है। रब नवाज़ ने गोया ज़ब्त करते हुए कहा, शाह आलम, मैं परेशान हूँ। दिल नवाज़ के ज़ख्मी पाँव में जहर फैल रहा है। अब डॉक्टर इसे घुटने के ऊपर से काटना चाहते हैं। पराए मामलात में टांग अड़ाने का आम तौर से यही निकलता है। मैं हंसा। शाह आलम, मुझे इतना मजबूर मत समझो। रब नवाज़ भड़का। तुम कहाँ मजबूर हो? मजबूर तो मैं हूँ। तुम्हारा सहारा लेने देखो। दुश्मनी है मुझे मोइद्दीन से, लेकिन मैं इससे कुछ करने से कासिर हूँ। ये तो तुम्हारी नेकी है जो तुम इसकी मदद कर रहे हो। मेरे तन पर वो गोया खून की घूंट पी कर बोला, शाह आलम क्या चाहते हो? देखो, मैं इन सब चीज़ों की बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। दौलत की मेरे नज़दीक ख़ास हैसियत नहीं है और ना गुस्से तुमसे कोई रकम चाहिए। हाँ, अगर तुम इन अशिया को वापस लेना चाहते हो तो मेरे पास एक डील है। कैसी डील? इसने मुर्दा लहजे में कहा। वो समझ गया था फिर मोइद्दीन के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का मुतालबा करूँ तो रब नवाज़ मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सारे सबूत वापस कर दूँगा, सिर्फ एक काम के बस। वो काम क्या है? इसने दरियाफ्त किया। मोइद्दीन को मरवा दो। मैंने शफ़ाक़ी से कहा। मेरी बात सुनकर इसे सांप सूंघ गया। खासी देर इसने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन समझो। मोइद्दीन का कत्ल मामूली बात नहीं होगी। रब नवाज़, तुम्हें फांसी की सज़ा भी मामूली बात नहीं होगी। अगर अपनी गर्दन बचाना चाहते हो तो तुम्हें यह काम करना ज़रूर पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बाद कोई मुतालबा नहीं करूँगा। वैसे भी 1 हफ़्ते के अंदर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जाने से पहले ये सब पोस्ट कर जाऊँगा। अब इसका फ़ैसला तुम्हें करना है। मैं ये चीज़ें किसे पोस्ट करूँ? मैंने मानी अखेज़ अंदाज में कहा, तुम्हें या किसी और को। ये काम इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। रब नवाज़ ने कुछ देर बाद कहा, मोइद्दीन वैसे भी फैसलाबाद गया हुआ है। वो आज शाम की फ़्लाइट से कुछ देर पहले ही वापस आया है। तुम्हें कैसे पता चला? इसने हैरत से पूछा। ये मत पूछो, बस इतना करो जितना मैं कहता हूँ। मैं इस वक्त परेशान हूँ। रब नवाज़ बोला। रब नवाज़, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। अब तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने रखाई से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद बेल बजी। मैंने कॉल रिसीव नहीं की थी। टैक्सी ने मुझे रेस्टोरेंट की पार्किंग के पास ही उतार दिया।
मैंने जाने से पहले एक कप कॉफ़ी पीने का फ़ैसला किया। रेस्टोरेंट म्यारी था, सर्विस भी अच्छी थी और काफ़ी गुजारने लायक थी। रब नवाज़ ने दोबारा कॉल की। इस बार मैंने रिसीव कर लिया। इसने बिला तमहीद कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं ये काम कर लूँ तो तुम सब चीज़ें वापस कर दोगे? कोई गारंटी नहीं, मैंने साहब गोई से कहा। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। एतबार, और वो भी तुम पर? रब नवाज़ तल्खी से बोला। तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है, यह है? ज़ाहिर है इसके लहजे में तल्खी का जहर बढ़ गया था। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, मगर शाह आलम याद रखना, इसके बाद तुम मुझसे चूंटी मारने को भी कहोगे तो मैं इनकार कर दूँगा। हर बात की एक हद होती है। मैं तुमसे चूंटी मारने को क्यों कहूँगा भी नहीं। मैंने खलूस से कहा, और ये भी दुरुस्त है कि हर बात की एक हद होती है। पाँव तले दबकर चोटी भी काट लेती है। रब नवाज़, तुम्हारे पास अगले मंगल की मोहलत है, ये आखिरी हद है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और काफ़ी अधूरी छोड़कर बिल की रकम कप के नीचे रखकर उठ रहा था कि रेस्टोरेंट के शीशे के बाहर मुझे वही टैक्सी ड्राइवर नज़र आया जो मुझे यहाँ तक छोड़कर गया था। मेरे 14 तबक इसके साथ 2 पुलिस वालों को देखकर रोशन हुए थे। बिजली के मानंद ये ख्याल मेरे जहन में आया कि मैंने इसकी टैक्सी में रब नवाज़ से जो बातें की थी वो इसने सुन ली थी और पुलिस को खबरदार कर दिया कि मैं किसी मोहिद्दीन के कत्ल का मंसूबा बना रहा था। बाहर जाने की वजह मैं रेस्टोरेंट के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। गैलरी में दाएं तरफ किचन था और बाएं तरफ वाशरूम्स थे। किचन में दाखिल हुआ तो एक अफकीर लहजे बावर्ची मेरी तरफ लपका। इधर क्या करता है ये? मैंने इसकी नाक पर मुक्का रसीद किया था। वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। इसका अंजाम देखकर इसके नायब ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसने हाथ में थामी छुरी भी रज़ाकाराना तौर पर रख दी थी। मैंने अक्पी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। अक्पी दरवाज़ा एक मुतरसे से कमरे में खुला जो गालिबन राशन रूम था। वहाँ खुश अशिया ज़ख़ीरा की गई थी, मगर इस तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वापसी पलटा तो किचन के दरवाजे को मकफल पाया। अमन पसंद नज़र आने वाले नायब बावर्ची ज़्यादा अक्लमंद साबित हुआ। इसने मुझे इस चूहेदान में घुसने का मौका फराहम किया और बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे बेवकूफ़ बन जाने का एहसास होने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, फ़रार का कोई रास्ता हो। एक तरफ गत्ते के कार्टन रखे थे, इनके ऊपर रोशनी का एहसास हो रहा था। मैंने उचक कर देखा, रोशनदान मुझ किसी उम्मीद की तरह नज़र आया था। मैंने अंदर से दरवाजे को कुंडी लगाई। गत्ते के कार्टन एक दूसरे पर रखे और ऊपर चढ़ गया। फिर रोशनदान देखा, इसमें सलाखें नहीं थीं, सिर्फ लकड़ी का घूमने वाला पट लगा था। मैंने एक हाथ रोशनदान की दीवार पर जमाया और दूसरे से लकड़ी के पट को खींच कर तोड़ दिया। अब इतना रास्ता हो गया था कि मैं आराम से बाहर निकल सकता था। 1 मिनट बाद मैं कमरे से बाहर था। इत्मीनान से घूकर मैं सामने पार्किंग में आया जहाँ पुलिस की जीप खड़ी थी। सुकून से कार का दरवाज़ा खोला और वहाँ से रुख हो गया। अंदर पुलिस के सारा रेस्टोरेंट की इंतजामिया भी मुझे तलाश कर रही थी। मैंने मोबाइल पर होटल में चंदा से क्या मैं नासिर बात कर रहा हूँ, फ़ौरन चेकआउट करके आओ और सामान भी ले आना। अब कहाँ जाना है इसने पूछा। लाहौर से बाहर जाना है, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैं होटल की लॉबी में पहुंचा तो ना चेकआउट कर सामान समेट कर मेरी मुंतज़र थी। एक पोर्टर ने सामान मुझ तक पहुंचाया। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? चंदा झुंझला कर, कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने कहा सैर करने। बहुत दिन हुए जब हम तफरीह के लिए लाहौर से बाहर नहीं गए। चंदा मेरे मूड समझ गई थी। इसने दोबारा ये नहीं किया, बल्कि बोली नीलम और रईस चले गए। जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया था जब मैं एयरपोर्ट से निकला था। मैंने जवाब दिया और चंदा को वहाँ मोहिद्दीन टकराने और रब नवाज़ से गुफ्तगू का बताया। मोहिद्दीन के सौदे का सुनकर वो चौंक गई। क्या रब नवाज़ ये काम करेगा? इसने मशकूक अंदाज में पूछा। अगर इसे अपने ख़िलाफ़ सबूत चाहिए तो इसे ये काम करना ही पड़ेगा। इसने मोहिद्दीन का पता साफ़ करवा दिया था, तो क्या तुम इससे ये सब करवा दोगे, वापस कर दोगे? देखा जाएगा। वैसे भी हमारे पास इससे अहम सबूत आ गए हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रावी अबूर करके हमने फ़ैरोज़पुर रोड पर सफ़र जारी रखा। मैं अभी मेजर शाहिद के पास नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता पहले रब नवाज़ मोहिद्दीन का पत्ता साफ़ करते। मोहिद्दीन बदमाश और बदकिरदार शख्स था, वरना वो न सिर्फ इनफरादी मुजरिम था बल्कि इसकी ज़ात इस वक्त जराइम का मंबा बनी हुई थी। इसका मरना बहुत सारे लोगों के लिए राहत हो सकता था। सबसे बढ़कर नीलम के सर पर लटकती तलवार जाती और वो पाकिस्तान आने के लिए आज़ाद हो जाती। मैं तो इसे अब मुल्क से बाहर ही रहना चाहिए था, क्योंकि लाहौर में इसका एक इमेज था जो सारी उम्र इसकी जान न छोड़ता। रईस और इसके लिए बदमज़गी पैदा होती, जबकि वो बाहर आसानी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती है। चंदा को ज़रा तंग करने के बाद मैंने इसे बताया। इसका मूड ख़राब हो गया। अब यहाँ रात कहाँ गुजारेंगे? किसी खेत में या किसी जंगल में? यहाँ पर लोग रहते हैं, इनके घरों में कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। मैंने इसे तसल्ली दी। रात के 8 बज रहे थे जब हमने लाहौर की हदूद अबूल कर ली थी। देहाती इलाका, इक्का दुक्का गाँव पहले ही शुरू हो गए थे। मैं सोच रहा था कि कसूर जाकर रात किसी होटल में गुजारते हैं। कल मेजर शाह से मुलाकात की जाएगी, मगर इंसान का सोचा एक तरफ हो जाता है और इसका इरादा तकदीर किसी और तरीके से पूरा कर देती है। वहाँ सड़क के दरमियान वहाँ एक शख्स खड़ा नज़र आया। वो हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि कतर कर निकल जाऊं, मगर करीब पहुंचकर मुझे रोशनी में एक चादर पोश औरत और इसके साथ खड़े बच्चे भी नज़र आए थे। बेइख्तियार मेरा पाँव ब्रेक पर लगा। आदमी मेरी तरफ लपका। वो तकरीबन 40 बरस का था, मगर खुरदर नकुश वाला शख्स था। इसने सादा मगर अच्छे कपड़े शलवार सूट पहन रखा था। इसने साफ़ रो में कहा, भाई साहब बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप 2 मील आगे स्टैंड तक पहुँचा दें। मैंने एहतियातन जीप में रखे पिस्तौल के दस्ते को पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया है। गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई थी। इसने सड़क के नीचे अगी खास की तरफ इशारा किया।
वहाँ एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी नीचे उतर गई थी, मगर अल्लाह ने खैर रखी है। मैंने महसूस किया कि वो सचमुच परेशानी में था। मैंने सर हिलाया। शायद आपका घराना का है, आएँ मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसने शुक्रिया अदा करके औरत की तरफ देखकर हाथ आगे बढ़ाया। नरगिस आजा भाई, ये फ़रिश्ते मिल गए हैं। शर्मिंदा मत करो भाई। मैंने अकबी दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा करें आप आगे आ जाएं, मेरी बीवी आपकी बेगम के साथ बैठ जाएंगी। जैसे मर्ज़ी जनाब की, इसने खुश मिजाजी से कहा। बेशक, डिक्की में रख कर ले जाएं मुझे। चंदा बादल नाख्वास्ता उतर कर पिछली नशिस्त पर चली गई और वो आगे आ गया। मैंने बैठते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मलक मेहरबान कहते हैं मुझे, ज़रा दूर मेरी ज़मीनें हैं, परखों के ज़माने से चली आ रही हैं, गालिबन अंग्रेज़ों ने दी होंगी। मैंने इससे हाथ मिलाया। नहीं जी, अंग्रेज़ों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया था। मेरे दादा के दादा रेशमी रुमाल तहरीक के कारकुन थे। जब आम पकड़ धकड़ हुई तो वो भी पकड़े गए। अंग्रेज़ों ने सारी ज़मीन जब्त कर ली और इन्हें काला पानी भेज दिया। मेरे परदादा ने वहीं ज़िंदगी गुजारी, शादी की। इनके मरने के बाद हुकूमत ने परदादा को इनकी माँ के साथ वापस भेज दिया। परदादा ने बच्ची खच्ची ज़मीन आबाद की जो हुकूमत ने बंजर समझ कर छोड़ दी थी। अल्लाह ने इसमें बरकत दी। कुछ ज़मीन हमने पाकिस्तान बनने के बाद हासिल की। मैं शर्मिंदा होगा, मेरा मतलब ये नहीं था। आपने भी गलत नहीं कहा था। आज के 90% जागीरदारों ने अंग्रेज़ों से ज़मीनें हासिल की थी। आपका इसमें गिरामी जनाब नासिर अज़ीम। मैं लाहौर में एक छोटा सा बिज़नेस करता हूँ। क्या बात है जनाब लाहौर की? पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान मैं बहुत मज़े किए थे। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? मैंने कहा हाँ, इकनॉमिक्स में MA किया है। मेरी बीवी भी वहीं से पढ़ी है। मलक मेहरबान की बीवी और चंदा ने ख़वातीन की आदत के मुताबिक मिनटों में दोस्ती कर ली थी और मुस्तकिल बातें कर रही थी। बस स्टॉप जल्द आ गया था, लेकिन मैंने कहा आपका घर कहाँ है, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। चले जी, मैं तो खुद कहना चाह रहा था, हमें भी मेज़बानी का मौका दें, रात का खाना हमारे साथ खाएँ। चलें जनाब। रात के खाने का मसला तो हल हुआ। मैंने खुश दिली से कहा, दरअसल मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। होटल वो चूँका जनाब, जा कहाँ रहे हैं आप लोग? यार, जाना तो कसूर है, मगर किसी के घर नहीं बल्कि होटल में ठहरना होगा, क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं वो कल से पहले नहीं मिलेगा। मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मेरे जहन में ये ख्याल आया था, क्यों ना हम मलक मेहरबान के मेहमान बन जाएँ। इससे इस इलाके के बारे में मालूमात भी हासिल की जा सकती है, क्योंकि वो इलाके का पुराना रिहायशी था। इसके दरमियाने रकबे पर फैली हुई हवेली सड़क से कोई निस्फ मील इसकी ज़मीन के साथ ही थी। इसकी हवेली से ज़रा हटकर गांव था, जिसमें मुश्किल 150-200 घर थे। इसके कहने पर मैं कार अंदर ले गया। सबसे पहले मलक मेहरबान ने अपने मुलाजमों को अपनी कार हवेली तक लाने को कहा और हमें अंदर ले गया। चंदा इसकी बीवी नरगिस के हमरा अंदर चले गई और हम एक पुरतकल्लफ देहाती तर्ज के नशिस्तगाह में आ गए। मलक मेहरबान माजरत करके नहाने चला गया। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ शेखुपुरा से आ रहा था, जहाँ वो अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत करने गया था। मलक मेहरबान पढ़ा लिखा शख्स था। नशिस्तगाह में एक रेक पर किताबें, रिसाले और कुछ ताज़ा अखबारात रखे थे। मैंने रिसाले देखे, ये ज़्यादातर सियासत के बारे में थे। किताबें मिली जुली थीं, इनमें ज़राअत के मौजू पर थीं और अदब पर भी कई किताबें नज़र आ रही थी। मैं किताबों के वर्क गर्दानी करके वक्त गुजारने लगा। इसी दौरान मैं एक मुलाजिम मेरे लिए माल्टे का जूस ले आया था। गालिबन मलक मेहरबान की ज़मीन पर माल्टे के बागात भी थे, क्योंकि ये फल अभी तक बाज़ार में नहीं आया था। मलक मेहरबान 1 घंटे बाद आया। इसने मुझसे माजरत की और बोला, आप भी मुँह हाथ धो लें, खाना बस लगने ही वाला है। वो मुझे बाथरूम तक ले गया। ये जदीद तर्ज का बाथरूम था। मजमूई तौर पर हवेली का अंदरूनी माहौल किसी हद तक शहरी था। इसकी आराइश, फर्नीचर और तर्ज तामीर भी जदीद तर्ज का था। मेहमान खाने के साथ ही वसी अरीज़ ताम का थी, जिसमें शीशम से बनी खासी तवील मेज़ थी। इसके गिर्द कोई दर्जन भर कुर्सियाँ लगी थी। मुझे चंदा के साथ मलक मेहरबान की बीवी को भी वहाँ देखकर हैरत हुई थी। आम तौर पर ज़मींदार घरानों में पर्दे की पाबंदी होती है, मगर नरगिस मेरे सामने थी। वो तकरीबन 30 वर्ष की खूबसूरत और सेहतमंद औरत थी। इसके 4 बच्चे थे, 2 तो इसके साथ, बाकी 2 जो बड़े थे ये गालिबन हवेली में थे। पहले 3 लड़के थे। सबसे बड़ा शायद दस्ता चौथी लड़की थी जो 4 साल की थी। खाने के बेतकल्लुफ़ से भाई साहब कहकर डिशें मेरे सामने करती रही। खाना लजीज और पुरतकल्लफ था। फिर मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा ही खा गया। खाने के बाद हम वापस नशिस्तगाह में आए तो मलक मेहरबान ने हद कर दी जिसका मैं मुंतकिर वही बात कर दी जिसका मैं मुंतकिर था। आप रात यहाँ रुक जाएँ। अब इतनी दूर कहाँ जाएंगे? नहीं यार, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। कसूर में पिछले दिनों होने वाले बम धमाके की खासी सख्ती की जा रही है। होटल में रात को किसी भी वक्त तलाशी ली जाती थी। आपको खासी दुश्वारी पेश आएगी। यहाँ रुक जाएँ, कल आराम से चले जाइएगा। किस कदर इनकार के बाद मैं मान गया। मलक मेहरबान फौरी तौर पर मुलाजमों को हमारा सामान मेहमान खाने में पहुँचाने का हुक्म दिया। मैंने चंदा को बुलवा और वहाँ रुकने के बताया तो मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, बस ज़रा नरगिस के बात कर सकूँगी, बहुत अच्छे लोग हैं। इतनी जल्दीबाजी भी बना लिया? मैंने हंसकर कहा। कमरा अच्छा और साफ़ सुथरा था। मैंने लिबास बदल कर कुर्ता और पजामा ले लिया। थोड़ी देर में मलक मेहरबान आ गया। वो मुझे बुला रहा था। अभी सिर्फ 10 ही बजे थे। नशिस्तगाह में आया। वो तहबंद और बनियान में बेतकल्लुफ़ होकर बैठा था। मौसम खनक हो रहा था, लेकिन इतना नहीं कि पूरे कपड़े पहन पर मजबूर हो जाते। मलक के मकसद इंटरव्यू था। मैंने इसकी तवक्का कर रहा था, लिहाजा सवालों को मुमकिन हद तक दुरुस्त जवाब दिए। आपने कहा आप किसी के पास आए हैं? यहाँ पर फील्ड हेड क्वार्टर में मेरे एक अजीज़ शाहिद, मैं इनके पास आया था।
लेकिन वो किसी काम की तरफ गए थे और कल तक आएंगे। इसने सर हिलाया। मेजर शाहिद अच्छा आदमी है और सरहदी इलाकों में ये लोग आवाम को बहुत तंग करके मेजर शाहिद किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। पिछले दिनों कुछ भारतीय जासूस भी पकड़े थे, इस पर इस वाह भी हुई थी। मेजर शाहिद के अलावा भी कुछ जानने वाले हैं। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आप मलक रब नवाज को जानते हैं? इसने हैरत से मुझे देखा। इसे कौन नहीं जानता? इसकी ज़मीनें मेरी ज़मीनों से बमुश्किल 2 मील के फासले पर हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरी ज़मीनों से नहीं मिली। जिन लोगों की ज़मीनें इनसे मिली हैं, इनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, मुझे नहीं मालूम था। दरअसल लाहौर में एक प्लाट के मसले पर मेरी रब नवाज से वाक़फ़ियत हुई थी। वो भी इस प्लाट के चक्कर में था। इस पर कोई शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहता था, जबकि मेरा मकसद वहाँ एक हॉस्पिटल कायम करना था। मेरी बात हो चुकी थी। मलक रब नवाज ने कोई ऐसा चक्कर चलाया कि मालिक ने प्लाट इसे दे दिया। ये इसी किस्म के लोग हैं। मलक मेहरबान के अंदाज में नागवारी थी। पिछले दिनों मेरे मुलाजिम मवेशी लेकर आ रहे थे। वो इनके खाली खेतों से गुजरे तो इन्होंने बदमाशी दिखाते हुए मुलाजिमों को मारा और इनसे जानवर छीन लिए थे। बड़ी मुश्किल से जुर्माना लेकर वापस किए। ये है इन लोगों की बदमाशी। मेरी खुशकिस्मती के मलक मेहरबान में मलक ख़ानदान का डसा निकला था। रब नवाज की बात करके मैंने गोया ऐसे छेड़ दिया था। इसने रब नवाज के ख़ानदान और इनके बारे में मालूमात के दरिया बहा दिए। इसने इनके करतूतों पर मुफस्सल रोशनी डाली और जब इसने बताया कि अंग्रेज़ों ने इस पर लाखों से ज़मीन छीन कर रब नवाज के ख़ानदान को दी थी, तो इसके लहजे में झलकती अदावत की वजह मेरे समझ में आ गई थी। वरना इस किस्म के छोटे मोटे इख्तलाफात तो इस किस्म के इलाकों में चलते ही रहते हैं। ये लोग गंद हैं। इसने नफ़रत से कहा। इस ख़ानदान के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं कि मैं बताते हुए आप मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन ये सब सच है। इस इलाके के लोग इनसे शदीद नफ़रत करते हैं, मगर डरते बहुत हैं। इंसानों के रूप में ये दरअसल भेड़िए हैं जो इंसानों को फाड़ खाने के लिए बेचैन रहते हैं। यहाँ लाल हवेली नामी कोई जगह भी है? मैंने दोबारा सरसरी अंदाज में कहा। इसने अजीब से नज़रों से मुझे देखा है तो, मगर इससे मुतालिक खासी खौफनाक बातें सुनने में आती हैं। रब नवाज के ख़ानदान की मलकियत ही है। कहते हैं कि यहाँ आसेब है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि लोग इसके पास जाते हुए भी डरते हैं। कुछ मंचले और तजस्सुस पसंद गए तो वो यूँ गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। इसके बाद रब नवाज के ख़ानदान की तरफ से लोगों को इस तरफ जाने से मना कर दिया गया। वैसे भी हवेली आम रास्ते और रब नवाज के गाँव से खासी हटकर है। मैंने बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस पर इसरार हवेली का सुराग इतनी आसानी से मिल जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो मुस्कुराया। मैं ज़रा रोशन ख्याल आदमी हूँ, भूत बरीद को नहीं मानता। हाँ, जिनका वजूद तो कुरान पाक से भी साबित है। मेरे ख्याल में हवेली के बारे में ये सब गलत फहमी की वजह से मशहूर हो गया है। जहाँ तक नौजवानों को गायब होने का ताल्लुक है तो मुमकिन है ये जराइम पेशा लोगों का काम हो। रब नवाज ख़ानदान ने हवेली आना जाना छोड़ दिया है। मुमकिन है लोगों ने मौका से फ़ायदा उठाया हो। जराइम पेशा इस किस्म की जगहों की तलाशी में रहते हैं। बात करके मलक मेहरबान ने मुलाजिम को आवाज़ देकर हुक्का लाने का हुक्म दिया। मेरे लिए चाय लाने को कहा। बाहर की खनकी अंदर आने की वजह से कमरा खासा सर्द हो गया था, इसलिए मलक मेहरबान ने खिड़कियाँ बंद कर दी। 10 मिनट के अंदर मुलाजिम हुक्का और दूसरा चाय लेकर आया। ये दूध पत्ती की बजाय शहरी रंग की चाय थी। मलक मेहरबान को आदमी के ज़ौक़ की पहचान थी। मैंने चाय ली, ऊपर ख्याल नज़रों से इसकी तरफ देखा। मुमकिन है ये जराइम पेशा खुद मलक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। इसने हुक्के की ने मुँह से लगाई और कश लेकर आहिस्ता से धुआं खारिज किया। बाज़ बातें सब जानते हैं लेकिन कहता कोई नहीं। इसका मतलब वाज़िया था। रब नवाज ख़ानदान जराइम में मुलव्विस है। मैंने कहा, यह बात सब जानते हैं। हाँ, वो भी जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इन पर कोई उंगली नहीं उठाता क्योंकि वो बाइज़्ज़त और पैसे वाले लोग हैं। पर असम्बली में इनके ख़ानदान के 3-4 लोग ज़रूर होते हैं। इनके पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेसी में आला तरीन ओहदों पर काम करते हैं। मलक मेहरबान के लहजे में तलखी थी। रब नवाज ख़ानदान की ज़मीनें सरहदों तक फैली हुई थी और यहाँ से स्मगलिंग आसान काम था। वैसे तो इलाके के सारे ही बड़े जागीरदार इस बहती गंगा में किसी न किसी तरह हाथ धो रहे थे, मगर रब नवाज का ख़ानदान इसे बतौर पेशा अपनाए हुए था। ये मलक मेहरबान का ख्याल था। इस बेचारे को इल्म नहीं था कि स्मगलिंग तो सिर्फ एक पर्दा था। इसकी आड़ में इनकी वतन फरोशी का असल धंधा जारी था। वो इस ज़मीन का सौदा इसके दुश्मनों से कर रहे थे और इनकी खातिर अपने ही हमवतनों को खाक व खून में नहला रहे थे। ये सब मलक मेहरबान को नहीं बता सकता था, इसलिए अनजान बनकर इसे कुरेदता रहा। बिलाखिर मैं इससे लाल हवेली का महल वक़ूफ़ मालूम करने में कामयाब रहा। ये जगह इसकी ज़मीनों से ज़्यादा फासले पर नहीं थी, मगर थी मलक ख़ानदान की ज़मीनों की हदूद में। हवेली के एक बेले के वस्त में थी। बेला यानी दरख्तों का ये झुंड बाद में उगा था। पहले हवेली मैदान में थी। 1 बजे हम सोने के लिए उठ गए। मैं कमरे में आया तो चंदा सो चुकी। हमारे मेज़बानों ने मेरी बात पर एतमाद करके हमें डबल बेड वाला कमरा दिया था जो बाहर एक ही था। मैं चंदा के साथ नहीं सो सकता था, इसलिए चादर और तकिया लेकर कालीन पर दराज हो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो अभी सूरज निकलने में कुछ देर बाकी थी। शायद ये खुली और साफ़ आबो हवा का असर था कि चंद घंटे सोकर भी मैं खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। चंदा बदस्तूर महवे ख्वाब थी। मैंने इसके खराम नाज में खलल अंदाजी से गुरेज किया और जूते पहनकर बाहर आ गया। खिलाफ तबक्का मलक मेहरबान हवेली के सहन में मसवाक करता मिल गया। खैर से आप भी सहर खेज़ हो, वसलाम के जवाब बोला। हर रोज़ नहीं, कभी कभी आएँ, आपको अपने इलाके की सैर करें। सुबह इस जगह का हुस्न अलग ही होता है। सुबह को हर जगह हसीन लगती है। मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। हवेली के अकबी हिस्से से मुतसिल बागात थे। ये किन्नू
माल्टे और अमरूद के बागात थे। माल्टा पक रहा था, बाकी फल अभी कच्चा ही था। बागात खासे बड़े रकबे पर थे और खासे सलीके से लगे थे। मलक मेहरबान ने पाइपों की मदद से दरख्तों को पानी देने का बंदोबस्त कर रखा था। हर 10-12 गज़ के बाद ज़मीन से एक पाइप के ऊपर लगा स्प्रिंकल निकला था। जब इसे दबाव के तहत पानी दिया जाता था तो ये फव्वारे की तरह घूम घूम कर चारों तरफ पानी फेंकता था। नालियों की निस्बत इस तरीके से पानी कम ज़ाया होता था और पौधे वे धुल जाते थे। मलक मेहरबान ने अपनी ज़मीन को एक जदीद किस्म के एग्रीकल्चर फार्म की सूरत दे रखी थी। यहाँ इसने बाग भी लगा दिए थे। ज़मीन पर गंदम की काश्त की गई थी। एक तरफ जदीद किस्म का कैटल फार्म था, इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म था और ज़मीन के नशेबी हिस्से में इसने मछलियाँ पालने के लिए तालाब बना रखा था। ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, शायद 300 एकड़, लेकिन इसने इतनी सी ज़मीन में बहुत कुछ लगा रखा था। मेरे ख्याल में वो एक मॉडल ज़मींदार था। इसकी ज़मीन देखकर मुझे सही मानों में खुशी हुई थी। ज़मीन के एक सिरे पर गाँव से ज़रा ही फासले पर सुर्ख ईंटों की एक इमारत तामीर थी। ये आप ही बनवा रहे हैं? इसने सर हिलाया। मैं स्कूल बनवा रहा हूँ। हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं है। करीब 3 स्कूल भी कोई 3 मील के फासले पर है। अब छोटे बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते, इनके लिए मैं ये प्राइमरी स्कूल बनवा रहा हूँ। आप नेकी का काम कर रहे हैं, वैसे स्कूल चलाएगा कौन? मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा तो वो खुश हो गया। हेड मिस्ट्रेस तो मेरी बीवी होगी, वही पढ़ाएगी भी। इसके अलावा भी गाँव में 1-2 तालीम याफ्ता लड़कियाँ हैं, वे पढ़ा सकती हैं। किताबें कापियाँ सब स्कूल की तरफ से दी जाएंगी। वैसे ये मेरा अकेला का काम नहीं है, गाँव वाले इसमें बराबर के शरीक हैं। मजदूरी का सारा काम वही कर रहे हैं। मैं इसके जज्बे से मुतासिर हुआ। मलिक साहब, इसका अजर तो आपको अल्लाह ही देगा, लेकिन मैं हर मदद के लिए हाजिर हूँ। जी, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे भी मदद लूँगा। हर आदमी का काम आता है। हम 2 घंटे बाद वापस आए। मलक मेहरबान ने सारी ही ज़मीन और गांव दिखा दिया था। गांव खासी अच्छी हालत में था। मलक मेहरबान और गांव वालों ने मिलकर अपनी मदद आप के तहत पीने के लिए पानी और गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम किया था, जिससे गाँव की गलियाँ साफ़ सुथरी रहती थी। वहाँ बिजली थी और गैस के लिए बात चल रही थी। मलक मेहरबान गाँव की तरक्की के लिए कोशा था। इन्होंने अपनी मदद आपका एक फ़ंड कायम कर रखा था। हर फसल पर हर छोटे काश्तकार से इसकी आमदनी का 1% और बड़े काश्तकार से 2% लेकर इस फ़ंड में डाला जाता था। जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ती तो इस फ़ंड से इसकी मदद की जाती थी। आप तो शैतानों के बराबर में फरिश्ता हैं। मैंने कहा तो वह शर्मिंदा हो गया। कहाँ जी, अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं। चंदा जाग गई थी। मैंने इसे मुख्तसरन अपनी सैर का हाल सुनाया। देहात में आमतौर से मेहमान को सुबह का नाश्ता अलग ही फराम किया जाता है। कुछ देर बाद मुलाजमा बड़ी सी ट्रे में नाश्ते के लवाजमात ले आई। नाश्ते में हलवा था, जिसमें पिस्ते बादाम की अफराद थी, देसी घी के पराठे थे, अंडों का कई तरह का आमलेट था, जग भर कर लस्सी थी और चाय भी। डरते डरते भी चंदा खासा खा गई थी। इसे चिकनाई वाली चीज़ों से डर लगता था कि वो मोटी ना हो जाए। दरअसल वो 10-11 साल की उम्र तक बेहद मोटी रही थी। मैं इसकी इस वक्त की तस्वीरें देखकर इसका मजाक उड़ाता था और इसे मोटी कहकर छेड़ा करता था। वो जब ज़्यादा ही तंग आ जाती तो रोहांसी होकर कहती, अब तो मैं मोटी नहीं हूँ। अगर नहीं हो तो इस बात की क्या ज़मानत है कि फिर से मोटी नहीं हो जाऊँगी। रफ्ता रफ्ता इसके जहन में मोटा होने का खौफ बैठ गया। शुरू में इसे मार्शल आर्ट का भी शौक़ नहीं था, लेकिन जब वर्जिश करने का ख्याल आया तो इसने भी खान जी की मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। वर्जिशों और कड़ी रियाजत ने इसके जिस्म को किसी मुजस्मे की तरह तराश दिया था, लेकिन मोटा होने का डर अब भी इसके जहन में नहीं गया था। जब भी वो कोई चिकनाई वाली चीज़ खाती तो लाचारी तौर पर मोहतात हो जाया करती थी। ये मलक रबनवाज से कितना मुख्तलिफ है। चंदा ने चाय बनाई। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। अच्छे बुरे और बहुत अच्छे और बहुत बुरे सभी होते हैं दुनिया में। नज़ीर बता रही थी कि वो स्कूल के साथ एक मरकज़ सेहत भी बनाने पर गौर कर रहे हैं। स्कूल के मुकाबले में मरकज़ सेहत का काम मुश्किल है, इसलिए हुकूमत की मदद और डॉक्टर दरकार होते हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ डॉक्टर दही इलाकों में आकर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। सुनो, हम कमाल से कहकर इनकी मदद कर सकते हैं। वैसे भी कमाल अपने ट्रस्ट के तहत ऐसे इलाके में छोटी डिस्पेंसरियाँ कायम करने के बारे में सोच रहा है जहाँ कोई और डॉक्टर या सेहत का मरकज़ ना हो। गुड, अच्छा आइडिया है। मैंने इसकी पीठ थपकी तो इसने खफकी से कहा, यह क्या बदतमीज़ी है। ऑफिशियली तौर पर हमारा रिश्ता इसकी इजाज़त देता है। मैंने इसे याद दिलाया। भूल गई जनाब, मेरी ज़ौजा मोहतरमा है। नाश्ते के बाद मैंने इसे रात को मलक मेहरबान से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। मलक रबनवाज के बारे में सुनकर वो हैरान रह गई थी। यानी हम इसकी आबाई ज़मीन से कुछ ही फासले पर हैं, महज चंद मील के फासले पर, और लाल हवेली भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चंदा की आंखें चमकने लगी थीं। नासिर, अगर हम लाल हवेली देख कर आएँ, मेरा ख्याल है पहले मेजर शाह से मिलना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ लाल हवेली तक हम ज़रा तैयारी के साथ जाएँ। इसे रबनवाज ने ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा होगा। वहाँ वो हम अहम नौयत का काम कर रहा है। इस जगह की सख्त हिफाजत की जा रही होगी। बाहर से देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। इसने इसरार किया। मैं सोच में पड़ गया। वाकई दूर से देखने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन यह काम हम मलक मेहरबान की मदद के बगैर नहीं कर सकते थे। वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ था और हमें किसी महफूज रास्ते से लाल हवेली तक पहुंचा सकता था। लेकिन ये बात